तो ये राज्यों में बिहार के बाद दूसरा उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर किया है। देखो, सबसे पहले हमने चर्चा की थी बिहार को। बिहार से ही भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। जो प्राचीन काल का इतिहास है वो बिहार के इतिहास के साथ साथ संपूर्ण भारत का इतिहास है, मगध काल का उत्कर्ष। उसके बाद दूसरा केंद्र बनता है आपका गुप्तोत्तर काल में कन्नौज। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है ना। तो आज इतिहास, आप पूरा इतिहास देखते जाओगे। जितने भी मैं स्टेट पढ़ा रहा हूँ, इन इतिहास से मैं शुरुआत पूरा पाषाण काल से ही कर रहा हूँ। पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था, निम्न पाषाण काल में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कहाँ पर थी, इसके बाद वैदिक सभ्यता थी तो कहाँ पर भी थी, फिर महाजनपद काल कहाँ पर थे। यानी एक सीक्वेंस वाइज हम लोग भारत की आज़ादी तक उत्तर प्रदेश को भी आज ले जाएंगे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय देखेंगे, उत्तर प्रदेश का भूगोल देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है। इसके बाद सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, वो भी मैं यहाँ पे चर्चित कराऊंगा। इसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल और प्रमुख पर्सनालिटीज उत्तर प्रदेश की क्या हैं, अनुसूचित जनजातियाँ क्या हैं। इन सब को करने के समय मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट आएगा, दूसरे पार्ट के बाद देखेंगे कि तीसरे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, है ना। लेकिन ये पहले पार्ट में भी काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। दूसरे पार्ट में जो बचेगा वो मैं कवर करूँगा। तो उत्तर प्रदेश को प्रारंभ किया जाए, है ना। पहले सामान्य परिचय से बेसिक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ। इतिहास को शुरू करेंगे, इतिहास एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन एक बार बेसिक जान जाते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, पूरा मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश उसी के अंतर्गत आता है। उत्तर भारत में कई राज्य हैं, है ना। उत्तर भारत में एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश भी है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा नदियों वाला क्षेत्र ये भी है। जैसे कि बिहार को हमने देखा था, बिहार में भी खूब नदियाँ थी, मैदानी क्षेत्र था, वैसे उत्तर प्रदेश भी आपका पूरा मैदानी क्षेत्र है। जिलों की भरमार है, जिलों की भरमार है। जहाँ बिहार में मात्र 38 ज़िले थे, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले से ज़्यादा, 75 ज़िले ही हैं अभी, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पे, कौन कौन से मंडल हैं। सबसे ऊपर यदि हम शुरुआत करें, एक बार पहले देखते हैं कि आसपास कौन से राज्य हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। पूरा पर्वतीय क्षेत्र है नेपाल, ठीक है। नेपाल का पर्वत पादीय क्षेत्र जो है, ये पूरा तराई वाला जो रीजन है, तराई वाला रीजन पूरा नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है, जिसमें सहारनपुर है। सहारनपुर बिजनौर यहाँ पर पड़ता है। उससे पहले सहारनपुर के जस्ट बाद है मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, यहाँ पर आपका पड़ता है मुरादाबाद, यहाँ पर है रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। ये सारे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में आते हैं। जो हिमालय से नीचे का क्षेत्र है, इसे भाबर क्षेत्र कहते हैं, है ना। भाबर क्षेत्र या तराई वाला क्षेत्र या दलदली क्षेत्र या नम भूमि का क्षेत्र, ये नम भूमि का क्षेत्र है। जितना भी नेपाल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब नम भूमि का क्षेत्र है। स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर जीने की उत्तम दशाएं अवस्थित नहीं है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका अपना एक अलग महत्व है, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा बेल्ट है, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक का तराई वाला क्षेत्र पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर से साझा करता है। सहारनपुर जो है वो नेपाल से नहीं, उत्तराखंड है इधर, और फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बारे में बाद में देखेंगे। बिजनौर है भी देखेंगे कि कौन कहाँ से करता है, अलग बात है। इसके बाद ये जो पूरा आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये पठारी रीजन है, इसको बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड बहुत बड़ा, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र एमपी में भी आता है, लेकिन बुंदेलखंड का काफ़ी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र पूरा बुंदेलखंड ही है ना। और ये जो बीच वाला पूरा क्षेत्र है, इसको हम मध्य क्षेत्र या फिर अवध क्षेत्र भी कहते हैं। अवध, फैजाबाद, ये पूरा जो अब फैजाबाद ना रहा, अब तो अयोध्या हो गया, है ना। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका, तो 4 आर्थिक संभागों में उत्तर प्रदेश को बांटते हैं। 4 आर्थिक संभाग हैं। अब 4 आर्थिक संभागों में किस संभाग में कौन से जिले आते हैं, क्या आते हैं, वो बाद में देखेंगे।
पहले यहाँ पे समझते हैं 75 के 75 जिलों का एक परिचय। यहाँ से शुरू किया जाए। सहारनपुर अपने आप पे एक मंडल है, सहारनपुर एक मंडल है। इसी के बाद यहाँ पे शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, ठीक है, ये आसपास जो है इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है मेरठ भी एक मंडल ही है, जिसके अंतर्गत गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है जिसका मुख्यालय नोएडा है, यहाँ पर आपका बुलंदशहर है। फिर अलीगढ़ भी एक मंडल है, अलीगढ़ के आसपास यहाँ पे मथुरा है, हाथरस है। अलीगढ़ सबसे नवीनतम मंडल है, 18 मंडल है टोटल, 18वें नंबर का मंडल जो अभी सबसे लेटेस्ट बना है वो अलीगढ़ ही बना है। तो अलीगढ़ के पास है मथुरा है, हाथरस है, यहाँ पे कासगंज बॉर्डर साझा करता है, एटा लगा हुआ है। उसी के जस्ट नीचे राजस्थान से बॉर्डर साझा करने वाला है आपका आगरा, ठीक है, आगरा भी मंडल है। आगरा के आसपास फिरोजाबाद है। इधर आएंगे जैसे जैसे हम लोग पूरब की तरफ आएंगे तो मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर भी एक मंडल है, उसके आसपास उन्नाव है, फतेहपुर है, इधर हमीरपुर है नीचे लगा हुआ। यहाँ पर आपका पड़ता है चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल से ही जुड़ा हुआ है बांदा, यहाँ पे है कौशाम्बी। उसके जस्ट बगल से इलाहाबाद मंडल लग जाता है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, यहाँ पर मिर्ज़ापुर, ये भी एक मंडल है। मिर्ज़ापुर के पास ये चंदौली, सोनभद्र है, यहाँ पे वाराणसी है, वाराणसी के आसपास जौनपुर है आपका, सुल्तानपुर है, ठीक है, इधर गाजीपुर है, इधर बलिया है, ये मऊ है, देवरिया है, ठीक है। ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, 74 राज्य हैं। अब एक बात करते हैं जो क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है इन जिलों में, इन सभी जिलों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन सी जनजाति रहती है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया पड़ता है, ठीक है, बलिया जो है। और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, सबसे पहली बात जो आकृति है, आप आकृति देख रहे होंगे, सिंहवत है, शेर की जैसी आकृति है ना, या लंबवत आकृति बोलते हैं, या जब तक उत्तराखंड जुड़ा हुआ था तो ऐसा लगता था कि शेर जैसी आकृति है। तो उत्तर प्रदेश का आकार सिंहवत या फिर लंबवत आकार है, ऐसा माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, इसको भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। उष्णकटिबंधीय जोन में ही अवस्थित है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, जानना जरूरी है, चूँकि हम यूपी से हैं। जो यूपी का एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू तक जाते हैं उनको ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक एक भौगोलिक, अक्षांशीय, देशांतरी कहाँ पे क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी चीज़ आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, 84 डिग्री 38 मिनट। 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट, देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट। ये जो है उत्तर प्रदेश का विस्तार है। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में नैनी वाला क्षेत्र है और मिर्ज़ापुर, नैनी वही बिल्कुल नज़दीक क्षेत्र है। तो कई बार आप लोग पढ़ते हो मिर्ज़ापुर से होके जाती है, कई बार पढ़ते हो नैनी से होके जाती है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत सारा क्रिएट होता है। वास्तव में देखा जाए तो मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से होके जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये मिर्ज़ापुर है, ये क्षेत्र है, यहाँ से होकर के जाती है मानक समय रेखा। इलाहाबाद के पास जस्ट जगह हुआ है, ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में देखेंगे, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो परिचय है, उत्तर प्रदेश का नामकरण देखो। पहले क्या था, ये उत्तरी प्रांत कहा जाता था, उत्तरी प्रांत या फिर मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र के रूप में इसे मानते थे। वैदिक सभ्यता में या ऋग्वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे। ऋग्वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का नाम था ब्रह्मर्षि प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश आपने सुना होगा, 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है,
वैसे ही ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश जो गंगा और यमुना का दोआबी क्षेत्र था उसको आर्यों ने ब्रह्मर्षि प्रदेश नाम दिया। गंगा और यमुना का दोआबी क्षेत्र, इधर देख रहे हैं ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा ब्रह्मर्षि प्रदेश है। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश के अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश का दोआबी क्षेत्र आता है। कालांतर में हम जानते हैं ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से इस क्षेत्र को रखा गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत इसे 1836 में कहा गया। इसके बाद जो है 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के आ जाने के बाद इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। इसका पूरा कंप्लीट नाम था संयुक्त प्रांत। और इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान में इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, उसमें भी इसका नाम उत्तर प्रदेश ही रखा गया। आज भी वर्तमान नाम इसका उत्तर प्रदेश है। तो 4 जो है स्टेजेस आते हैं इसके। 1936 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1977 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश, इसका वर्तमान नाम जो है ये तब पैदा होता है। इसकी प्रशासनिक राजधानी 1936 में आगरा थी। पहले आगरा को ही, आगरा आपको पता ही होगा सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, उसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई, जिसको कालांतर में मुगलों ने अपनी राजधानी बनाया। मुगलों की शुरुआत की राजधानी आगरा ही थी, वो तो बाद में शाहजहां के टाइम पीरियड पे दिल्ली परिवर्तित हो गई। ठीक है। तो आगरा पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजधानी थी 1836 तक, यानी कि मुगलों का पतन 1857 में पूरी तरह से मुगल खत्म हो गए, तब तक ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र का जो प्रांत था उस प्रांत की राजधानी रही। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हो गया। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी को भी परिवर्तित करके इलाहाबाद रख दिया गया। इलाहाबाद में एक हार्नविल मेमोरियल है। कंपनी गार्डन जो जानते हैं, कंपनी गार्डन में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, राजकीय लाइब्रेरी, हार्नविल मेमोरियल। पहले वहीं से संचालित होता था पूरा उत्तर प्रदेश। विधान परिषद, हमारी विधानसभा वहीं से संचालित होती थी। बहुत बड़ा पार्क है, अल्फ्रेड पार्क जो है उसी के अंदर ही अवस्थित है, कभी आप जाएं तो टहल के आए वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 को परिवर्तित करके इलाहाबाद रख दी गई। 1921 में इसकी राजधानी को लखनऊ कर दिया गया आंशिक रूप से। 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ कर दिया गया और 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ ही बना दिया गया, जो आज भी बनी हुई है। ठीक है। लखनऊ के बारे में आप जानते होंगे, लखनऊ को श्री रामचंद्र जो हमारे पौराणिक एक महापुरुष हैं, उनके भाई लक्ष्मण ने इसको बसाया था लखनऊ को। ठीक है। पहले इसका नाम होता था क्या, लक्ष्मणपुरी, इसे लक्ष्मणपुरी कहते थे, बाद में इसका नाम लखनऊ हो गया। ठीक है। चर्चा करेंगे इसको बाद में। ठीक है। और आपको शायद पता ही है इसकी जो न्यायिक राजधानी है आज भी इलाहाबाद में ही अवस्थित है। इलाहाबाद में हमारा हाईकोर्ट अवस्थित है और इसकी खंडपीठ स्थापित कर दी गई लखनऊ में। तो दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। राज्य का विभाजन कब हुआ? एक नया राज्य, 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कारण क्या था? वो पहाड़ी जिले थे, विशेष प्रकार की प्रशासनिक जरूरत थी वहाँ पर। तो 13 जिलों को अलग करके 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड नामक राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी देहरादून है। तो उत्तर प्रदेश से ही 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों से पृथक करके उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1947 में हिंदी को स्वीकार किया गया। राजकीय भाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, कामकाज की भाषा। पहले बनाया गया हिंदी को और 1979 में उर्दू को भी बना दिया गया। तो ये दूसरा फैक्ट याद रखना है, 1989 में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। प्राइमरी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी उत्तर प्रदेश की हिंदी है 1947 में, और सेकेंड लैंग्वेज 1989 में उर्दू बनाई गई 1989। ठीक है।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भारत का क्या है? भारत का बाघ है। उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी भारत का मोर है। उत्तर प्रदेश का सारस है, सारस या क्रॉन्च बोलते हैं इसको। ठीक है, राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश की बात करें, भारत की बात करें तो बरगद है ना। उत्तर प्रदेश का अशोक है, अशोक का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, है ना। इसके बाद राजकीय पुष्प पलाश को स्वीकार किया गया है। टेसू का फूल आता है, ठीक है, पूजा वगैरह में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो पलाश को 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, है ना, उनके द्वारा एक अभी हाल ही फिलहाल में उनकी अध्यक्षता में 2 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के लोक भवन में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हर 24 तारीख को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो अब जो 2017 में डिसीजन लिया गया, पहला उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को ही मनाया गया। ठीक है, देखो ये बहुत क्या होता है, सीक्वेंस से टाइम लगा होता है। 23 जनवरी से हम एंटर कर जाते हैं भारत के राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पे, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस में, इसलिए हमें सब ये नेग्लेक्टेड लगते हैं। 25 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, कौन सा? मतदाता दिवस। ठीक है, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। 26 जनवरी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, जो भारत का राजकीय खेल है हॉकी, वही जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जो सेंट्रल लेवल पे जो व्यवस्था की गई है द्विसदनात्मक, देखो द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई 1919 के अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1919 जब आया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद, उस अधिनियम में भारत की जितनी भी विधायिकाएं हैं उनको द्विसदनीय कर दिया गया। विधान परिषद और विधानसभा राज्यों में, केंद्रीय स्तर पर भी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। बाद में जो है यहाँ पर विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 100 सदस्य हैं। और जो हमारी विधानसभा है उसमें 404 सदस्य हैं। 403 + 1, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पर्सन है जो उसमें चुना जाता है। ठीक है, देखेंगे तो विधानसभा का गठन सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में दरअसल हुआ क्या था, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो ये निर्णय किया गया कि हम चुनी हुई सरकार अब प्रांतों में रहेगी और चुनाव कराए गए। ठीक है, चुनाव पहले संपन्न हुए 1937 में, और उस 1937 के चुनाव में 228 सीटों में कांग्रेस को 134 सीटें मिली, स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस ने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। तो उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा सृजित की गई जुलाई 1937 में। पहले प्रधानमंत्री कौन बने उत्तर प्रदेश के? वर्तमान में मुख्यमंत्री का पद है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का पद होता था आज़ादी के पहले, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार बना होता है, एक पहले वो सर्किल होता है, एक वृत्त। ठीक है, वृत्त के अंदर आप देखते हैं 2 मछलियां हैं। ये मछलियां किसका प्रतीक है? ये मछलियां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। अवध में मुस्लिम शासक था, वाजिद अली शाह का नाम सुना होगा आपने, वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल। तो 2 मछलियां जो प्रतीक हैं ये अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। इसके बाद एक तीर धनुष है, तीर धनुष है, प्रतीक है हिंदू शासक श्री राम का, हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है तीर धनुष। और यदि आप बहुत स्पष्ट तरीके से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को देखेंगे तो उसमें 3 तरंगे दिखाई देती हैं। ये 3 तरंगे गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को दिखाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 तरंगे आप देखेंगे तो 3 तरंगे हैं, तीनों के मिलन स्थल को दिखाती है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत है जिसमें 2 मछलियां हैं और तीर धनुष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एनसीआर में उत्तर प्रदेश, एनसीआर क्या है? दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि दिल्ली में ही डेवलपमेंट हम इतना ज़्यादा कर दें कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए।
ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग आके पलायन होकर दिल्ली में, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जनघनत्व तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 11,000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली में रह रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे दिल्ली के क्षेत्र को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी विकास की संभावनाएं हो और लोग जो है पलायन करके आसपास के क्षेत्रों में बस जाए। ठीक है। तो दिल्ली के एनसीआर वाला क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज़िले यहाँ पर अवस्थित हैं, जिनमें से 8 ज़िले अभी तक एनसीआर में शामिल किए जा चुके हैं और 4 ज़िले अभी प्रस्तावित हैं, शामिल होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में एनसीआर में जो 8 ज़िले हैं, मेरठ आपका एनसीआर में आता है, गाज़ियाबाद जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी एनसीआर में आता है, गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आता है, बुलंदशहर एनसीआर में आता है, हापुड़ एनसीआर में आता है, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सब एनसीआर में आते हैं। 8 हैं, फिर से एक बार देखते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसके बाद जो है उत्तर एनसीआर में प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से हैं, मथुरा को अभी लाना है हमें, इस पे काम चल रहा है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर को एनसीआर में शामिल किया जाना प्रस्तावित है, बहुत जल्द इनको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय वो हैं जो भारत के बाहर जा कर के रह रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य से। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, जैसे 9 जनवरी को महात्मा गांधी आए थे, उसी समय से सेंट्रल लेवल पे भी सरकार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है, वैसे उत्तर प्रदेश भी प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। ठीक है। राजनीतिक संरचना की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें से 403 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जिसको राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, 333। आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को विधानसभा में निर्वाचित कर सकते हैं यदि उन्हें ये एहसास होता है कि वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में क्या कर सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत है ना, नॉमिनेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों में से पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। पूर्वांचल यानी ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में 162 सीटें हैं। जिसने कहते हैं पूर्वांचल जीत लिया उसने यूपी जीत लिया, चुनाव में ये चलता है, नारा चलता है। तो 162 सीटें पूर्वांचल में हैं। पश्चिमांचल में भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर भी 149 सीटें हैं। 149 सीटें पश्चिमांचल में हैं। मध्यांचल यानी अवध क्षेत्र जो है, बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर 73 सीटें हैं और सबसे कम बुंदेलखंड से, इसीलिए विकास नहीं हो रहा वहाँ। 19 सीटें सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड से हैं। पठारी क्षेत्र जो है तो 19 सीटें आपकी बुंदेलखंड से हैं। राज्य में 75 जिले हैं। अभी 17वीं नंबर की 17 नंबर की विधानसभा का गठन हुआ है। जो हालिया चुनाव हुए थे, है ना, ये जो है आपकी विधानसभा के लिए जो महिलाएं चुनी गई हैं। इस समय विधानसभा में टोटल कितनी महिलाएं हैं, किसी को पता है? टोटल 42 महिलाएं हैं, जिसमें से 36 बीजेपी की हैं, बाकी की 6 महिलाएं अन्य की हैं। यानी विधानसभा सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 42 है। ठीक है, पहले से बड़ी है, पहले 35 थी, अब 42 हो गई। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा? भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी उत्तर प्रदेश में, 312 सीटें पाई। ठीक है, 312 सीटों के साथ भाजपा, 9 सीटें अपना दल को मिली थी जो कि भाजपा के साथ ही जुड़ी हुई थी। 4 सुहेलदेव पार्टी, ये भी भाजपा के साथ कोलाइड है। ठीक है, इनका एनडीए के साथ है ये सब। 47 सपा को मिली थी, 7 कांग्रेस को मिली थी, 19 बीएसपी को मिली थी, 5 अन्य को मिली थी। ठीक है, तो कुछ ये सिनेरियो ये देखने को ग्राफिंग लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला एक ही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें, याद रखना है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, जहां पर 12 सीटें हैं। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले 2 हैं, एक श्रावस्ती है, दूसरा महोबा है। 2-2 सीटें हैं यहाँ से बस। ठीक है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एक पर्यटक स्थल है।
उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर श्री राम भगवान ने अपने वनवास के अधिकतम अवधि यहाँ पर व्यतीत की है। कामता नाथ मंदिर है, लोग जाते हैं अमावस्या के दिन, लोग जो है बहुत श्रद्धा के साथ मेला लगता है वहाँ पे। पयस्विनी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है, चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे अवस्थित है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। राज्य में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं, टोटल 86 सीटें आरक्षित है। 86 जो है रिजर्व कर दी गई हैं, जिनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीटें और एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें। टोटल 86 रिजर्व्ड हैं, एसटी के लिए 2, क्योंकि एसटी का परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 0.6% अनुसूचित जनजातीय लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ पे कौन निवास कर रहा है अभी आगे हम लोग अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 86 सीटों में से उत्तर प्रदेश में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, पहले 108 हुआ करती थी। पहले देखो जब उत्तराखंड नहीं बना था तो विधानसभा में 425 सीटें थी, और जब इसे ही उत्तराखंड अलग हो गया तो 404 सीटें बची। इसी प्रकार से विधान परिषद में पहले 108 सीटें हुआ करती थी, अब 100 सीटें बची हैं। ठीक है, अभी इस समय कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं विधान परिषद में, ध्यान रखना है। लोकसभा में 80 सीटें, सब जानते हैं यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं, इतना बड़ा प्रदेश है। और डेवलपमेंट देखो, ये बहुत आर्थिक संसाधनों से इतना भरा पूरा देश है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा ना हो तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र हो ही नहीं सकता। मिट्टी, सबसे बेहतर मिट्टी, आर्थिक समृद्धि उत्तर प्रदेश से बढ़िया हो ही नहीं सकती। लेकिन अब इतने ज़्यादा बंटवारे हो गए, इतने ज़्यादा लोग आ गए, सब बट गया, भागे हो गया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाए पड़े, प्रोडक्शन में कुछ नहीं मिल रहा तो जनसंख्या ही बढ़ा रहे हैं। देखो इतना फर्टाइल क्षेत्र है ना, जनसंख्या भी बिल्कुल आबाद गति से बढ़ रही है। तो ये फर्टिलिटी दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ हो सकता है, जनसंख्या बढ़ सकती है तो बाकी सब चीज़ें तो छोटी हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है लोकसभा की सीटें 80 हैं। लोकसभा में भी सीटों को रिजर्व किया जाता है, एससी और एसटी के लिए रिजर्व किया जाता है सीटें। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होगी उत्तर प्रदेश में, 0। एसटी के लिए कोई सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं रखी गई। ठीक, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 0 लोग चुन के जाते हैं, यानी कोई नहीं चुन के जाता। ठीक है, लेकिन अनुसूचित जनजाति ये पूरा क्षेत्र जो है राजनीतिक रूप से आप देखते हैं ना, जातिवाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे हावी रहता है। उत्तर प्रदेश कम, बिहार और आगे है ना। तो उत्तर प्रदेश में जातियों के रूप में बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 17 सीटें रखी गई हैं लोकसभा में, 17 रिजर्व रहती हैं सीटें एससी के लिए। ठीक है, आरक्षण का रूल हर जगह लगता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, मतदाता तो बहुत सारे हैं, आधे मताधिकार का उपयोग करते हैं, आधे है ना। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद ही है। ठीक है, जनरल बीके सिंह जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीतने वाले प्रतिनिधि बने। क्यों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदाता गाजियाबाद में ही है, पढ़े लिखे मतदाता हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ज़्यादा समझदार है। ठीक है, और सबसे कम मतदाता कहाँ पर है, बागपत में। ठीक है, बागपत में सबसे कम, ये है बागपत, यहाँ पर है बागपत, शामली से नीचे सटा हुआ है बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब मेरठ से जुड़ा हुआ है। तो बागपत में सबसे कम जो है आपके मतदाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा में सीटों की संख्या, सब जानते हैं कितनी है, 31 सीटें राज्यसभा में हैं। इसके बाद अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका उत्तर प्रदेश में, 10 बार। 10 बार राष्ट्रपति शासन, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य बिहार है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अंतिम जो राष्ट्रपति शासन है वो 8 मार्च 2002 को लगा था, अभी तक उसके बाद सब शांत चल रहा है मामला। नेक्स्ट,
छोटे बड़े नगरों की संख्या कुल 915 नगर हैं उत्तर प्रदेश में। वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। मंडल 18 हैं। 18वां मंडल लेटेस्ट आपका अप्रैल 2008 में अलीगढ़ बना था। सबसे बड़ा मंडल यदि देखे जाए जहाँ पे 6 जिले हैं, कानपुर है, लखनऊ है, ये सबसे बड़े कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें 6 जिले आते हैं। ठीक है, जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं। छोटे मंडलों की देखें तो यहाँ पर 3 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और बस्ती। ठीक है, कई जिले हैं, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, यहाँ पे 3 जिले हैं, छोटे छोटे मंडल हैं। नेक्स्ट, टोटल गाँवों की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश गाँव का प्रदेश है, ज़्यादातर संख्या गाँव में ही रहती है। 1,06,774 लोग गाँव में रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है। बिहार ने 50% कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश संविधान के हिसाब से ही चलता है। संविधान में 1/3 दिया गया, तो 1/3 ही अभी है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, ये बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि वो टोटल 160 मैक्सिमम न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, टोटल उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 160 है, जिसमें परमानेंट न्यायाधीश केवल 76 ही हो सकते हैं। 76 न्यायाधीश ही परमानेंट हैं, बाकी के न्यायाधीश एडिशनल होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी 86 जो न्यायाधीश होते हैं वो एडिशनल होते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 109 न्यायाधीश कार्यरत हैं। 160 सीट टोटल अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अभी वर्तमान में 109 न्यायाधीश है जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का अभी जो वर्तमान में है उनका नाम है गोविंद माथुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। नवंबर 2018 में नियुक्त हुए थे ये, यानी ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी बिल्कुल नए नए बने हैं। इससे पहले दिलीप बाबा साहब भोसले थे। तो ये टोटल 47 रैंक हैं कि 47वें नंबर के हैं, 47वें से नंबर के न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के ये मुख्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश जब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बना था इलाहाबाद में, तब कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे। और आज़ादी के बाद विधुभूषण मलिक जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश बने थे। ठीक है, जब पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको पता होगा 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। सबसे पहले दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, तीनों प्रेसिडेंसी के बाद फिर इलाहाबाद में आता हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जब बना, अभी आपको पता होगा 2016 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के 200 साल मनाए गए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बिल्कुल झमाझम चमचमाता हुआ खूब सजाया गया था। तो 2016 में इसके 200 साल पूरे हुए। 1866 में स्थापित किया गया। तो वाल्टर मॉर्गन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और आज़ादी के बाद विधुभूषण मलिक इसके मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार हैं। जेल भी जाने की नौबत किसी को ना आए। 5 केंद्रीय कारागार कहाँ कहाँ हैं? बरेली में है एक अवस्थित है, एक आगरा में डाल दिया गया है। ऐसे मैं आगरा बोलता रहता हूँ ना आपको, तो मेंटल हॉस्पिटल नहीं, कहीं और भी है। तो यहाँ पे बरेली, आगरा, नैनी, वाराणसी और फतेहगढ़, ये 5 हैं आपके केंद्रीय कारागार। वैसे और बाकी बहुत सारे स्थायी जिला कारागार, राज्य के कारागार, वो सब अलग हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। केंद्रीय कारागार पर याद रखिएगा 5 हैं, बरेली, आगरा, नैनी, वाराणसी और फतेहगढ़। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ये कोई नहीं जानता होगा। उप मुख्यमंत्री का देखो कोई प्रावधान नहीं है, कहाँ पर? संविधान में। ये गैर संवैधानिक पद है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी वर्तमान में देख लो, 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो पहले तो एक ही हुआ करता, अब तो 2 हो गए, कुछ दिन बाद 15-16 पद चला उप मुख्यमंत्री है ना। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं सबको बोला सब उप मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है, तो क्या है कि जब कभी ऐसा होता है कि समान छवि के लोग आ जाते हैं, समान कद के कद्देवार नेता आ जाते हैं, तो फिर उस अवस्था में एक उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, बाकी इनकी मर्जी। ठीक है, संविधान में तो लिखा नहीं, अपना राज चल रहा है। तो यहाँ पर उसका दर्जा जो है कैबिनेट मंत्री स्तर का ही होता है। तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं, पहले उप मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है क्योंकि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो चौधरी नारायण सिंह राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सब जानते हैं, रटा रटाया चीज़ है।
और सबसे बार मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय बहन जी को जाता है ना। मायावती जो है 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर सृजित होने वाले लोग 2 लोग हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बन गए, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। ये 2 लोगों के नाम याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये पहली राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल 2 पर्सन बने हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी। शफी कुरैशी और बीएल जोशी सर्वाधिक बार राज्यपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वर्तमान राज्यपाल श्री राम नाईक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और अभी देखा जाए वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित, आप आर्टिकल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में इनका लगातार देखते होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है और हमेशा संपादकीय से भी जुड़े रहे। तो हृदय नारायण दीक्षित ये वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकायुक्त और लोकपाल, ये 2 संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि ये एंटी करप्शन के रूप में काम कर सकें। ठीक है। तो लोकायुक्त का पद जो है ये बहुत विवादित रहा। सपा सरकार ने पहले लोकायुक्त का पद की अवधि बढ़ाई, 6 साल से 8 साल कर दी, है ना। और 8 साल करने के बाद फिर उन्हें हटा ही नहीं रहते तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया और बीरेन्द्र सिंह को हटा के संजय मिश्रा इस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संजय मिश्रा वर्तमान लोकायुक्त। विधान परिषद अध्यक्ष अभी रमेश यादव हैं, वर्तमान में विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट केंद्र, ये कितने होते हैं? ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। अब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या होता है? ये सब कृषि प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। जब हम कृषि प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे तो मैं बहुत डिटेल से कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में चर्चा करूँगा, यहाँ पे समय नहीं। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। तो ये पूरा याद रखिए रेशियो। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और कुल मृदा समूह 8 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी के लोग, ठीक है, देखा जाए तो टोटल जितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% एससी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर अवस्थित है। अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, अनुसूचित जनजाति। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं। जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, फंसते लोग जनगणना में ही है। तो एक बार पहले उत्तर प्रदेश की जनगणना, टोटल जनसंख्या बताने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी जान लेते हैं। 19,98,12,341। अभी मैं जब सुनता हूँ कभी नेताओं के भाषण तो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई बार बोला गया कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनसंख्या। हमें गर्व होता है इसी एक चीज़ पे, है ना। तो 22 करोड़ है, अभी हो सकता है जनगणना के आंकड़े आए 25 करोड़ हो जाए, क्या होगा देखेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन अभी 19,98,12,341 ये टोटल कुल जनसंख्या है। ऐसे थोड़ा ना एग्जाम में देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, एक एक फॉर्म आता है भर जाती है भीड़ की भीड़। रेलवे स्टेशनों में जाओ भीड़ बढ़ी हुई है, स्टेशनों के अंदर जाओ, गाड़ियों के अंदर जाओ, वहाँ पर भी लोग हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह मिल जाएंगे, सर्वव्यापी, घरों में भी, छतों में भी, ट्रेन में भी, शादी बारात में 5-6 लोग तो शादी बारात में ही साल भर घूमते रहते हैं। सब बिल्कुल इतना बड़ा परिवार है, करना क्या है, सब कुछ ना कुछ काम करें, खेतों खलिहानों में भी, हर जगह पे सर्वव्यापी, पूरे प्रदेश, पूरे देश में। और देश छोड़िए, मैं तो कहता हूँ आप पूरे विश्व में सर्वे कीजिए, विश्व का जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश को देश बना दिया जाए तो 5वें नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे आपका है चाइना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, बड़ा गर्व है ना चाइना को, हमारा उत्तर प्रदेश उसका दम्भ तोड़ेगा। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे ब्राज़ील होता। लेकिन उत्तर प्रदेश चूँकि हम देश बना रहे हैं तो देश बनने के चक्कर में 5वें नंबर, ब्राज़ील को क्रॉस कर दिया, बोला हटो तुम, अब इंडोनेशिया का नंबर है। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर यूएसए, फिर इसके बाद हम इंडिया की देखेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या खूब है, खूब बड़ी बड़ी।
तो देश में कुल जनसंख्या का, भारत की टोटल जनसंख्या है उसका 16.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही रहता है। ये फैक्ट याद रखिए, 16.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। देश की कुल जनसंख्या का 16.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल तो कुछ है ही नहीं, है ना। मैक्सिमम मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश वालों को एक बार कहो कि चलो उठो सब लोग, चलो राजस्थान, वहाँ रहेंगे, तो सब लोगों को इनको राजस्थान शिफ्ट कर दो, विद्रोह कर देंगे। भाई राजस्थान वालों के तो खूब मजे, वो उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, खूब हरा भरा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश वाले रेगिस्तान में क्या करेंगे। लेकिन क्षेत्रफल लगातार घट क्या रहा है, उतना ही है। घट भी गया, 2000 में कम कर दिया गया, थोड़ा बहुत उधर शिफ्टिंग होती तो उत्तर प्रदेश में जो अभी क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। याद करना है, 240 याद कर लीजिए, ठीक है। 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के टोटल क्षेत्रफल का देखा जाए तो टोटल कितना है, 7.33% हिस्सा ही उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो इतना क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास है। जनसंख्या जस्ट डबल से ज़्यादा है, 16.5%, ठीक। तो जिसके कारण से जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया है। जनसंख्या घनत्व 829 है, ठीक। जनसंख्या घनत्व 829 है, 829 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग भी पढ़े लिखे हैं। 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं सरकार की दृष्टि से। सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार 677 याद कर लीजिए, 67.7 पर, जिसमें पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 77 की तरह 77.28, हमेशा की तरह पुरुषों ने बाजी मारी। 77.28 जो प्रतिशत है ये पुरुषों का है, और फीमेल वही 57.2% वहीं रह गए, है ना। तो पढ़ाई के मामले में अभी भी पुरुष आगे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमने देख लिया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में टोटल नगरीय क्षेत्र देखा जाए कि भाई नगर वाला क्षेत्र में कितना हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, तो महज प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.7% है, बस। बहुत कम होता है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.7% क्षेत्र ही नगरीय क्षेत्र है। क्या बात, वाहवाही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। पहला नंबर राजस्थान, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर महाराष्ट्र, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश, ठीक। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20.23% रही। 2001 और 2011 का जो हमने डिफरेंस निकाला और देखा कि क्या रेट है, तो 20.23% की दर से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि याद रख लीजिएगा, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है उत्तर प्रदेश की 1.85%। 2001 से 2011 के मध्य जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि रही वो रही 1.85%। दशकीय रही 20.23 यानी 2023, और ये रही आपकी 185 यानी 1.85। लिंगानुपात की बात करें तो हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश के लड़के, है ना, की संख्या ज़्यादा है। किसके अपेक्षा, लड़कियों की अपेक्षा। लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। कितनी है लड़कियां, 912 लड़कियों में से 1000 लड़कों में से केवल 912 लड़कियां हैं। औसत लिंगानुपात नकारात्मक है, लेकिन इसमें सकारात्मक बात है कि पिछली बार की जनगणना से इस बार 14 और बढ़ गया। पिछली बार बहुत कम था, पिछली बार 898 था, इस बार जो है 912 हो गया, यानी 14 प्लस हुआ है पिछली बार लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग जो शिशु बच्चे जो छोटी कैटेगरी है उसमें से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 902 है, यानी 1000 बच्चों में से 902 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या, पहले देखते हैं जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या महोबा, याद रखना है। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और महोबा में सबसे कम जनसंख्या। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, गौतम बुद्ध नगर। बहुत खुश मत हो, पढ़े लिखे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। अभी देखो भाई, आगे चर्चा करता हूँ गौतम बुद्ध नगर की। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो गौतम बुद्ध नगर है, सही बात है, और सबसे ज़्यादा अनपढ़ जिला श्रावस्ती है, ठीक है। लेकिन
सबसे गंदा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लड़कियों को जहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, गौतम बुद्ध नगर ही है। 851 है, बताओ लिंगानुपात। इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, लड़के लड़की पे भेद करते हैं, है ना। तो 851 गौतम बुद्ध। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1024 लड़कियां हैं। 1000 लड़कों में से 1024 लड़कियां हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर 831, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा है गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ठीक है, खूब गति से लगे हुए हैं। तो 49.1% दर जो है, 49.1% कितना होता है? थोड़ा बहुत नहीं होता। इस गति से यहाँ के लोग जनसंख्या की वृद्धि कर रहे हैं। और कानपुर में सबसे कम है, 9.9% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में सबसे अच्छा जो है बलरामपुर का प्रदर्शन है, 950 है, लेकिन ये भी अभी कमी है। बागपत जो है सबसे कम है, 841 है, ठीक है। नेक्स्ट, कुल ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? टोटल ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में 77.73 लोग गाँव में रहते हैं, 77.73 लोग गाँव में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में 22.27 लोग शहरों में रहते हैं। यानी कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 22.27, ठीक है। 22.27 शहरों में रहता है, 77.73 गाँव में रहता है। तो आगे देखिए 222 है, 222, फिर लास्ट में 7 लगा, इधर 777 है, 77, 7, 73, ठीक है, कैसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या, टोटल ग्रामीण जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का यूपी की जनसंख्या टोटल कितनी है? 18.63%, पहले नंबर पे है यूपी। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 11.79 लोग नगर में हैं, दूसरे नंबर महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है नगरीय में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश है आपका 18.63, ठीक है, और यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 7 नगर हैं जिनको 10 लाखिया शहर कहते हैं। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले 12 हैं। जिलों की संख्या 12 है, नगरों की संख्या 7 है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो नगर हैं 7 और 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले हैं 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, वो है नदियाँ। एक बार नदी देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक बार भूगोल देखते हैं, भूगोल कैसा है। सबसे पहली चीज़, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम भौगोलिक या प्राकृतिक रूप से देखें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र है आपका ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं भाभर और तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। भाभर और तराई वाला क्षेत्र सहारनपुर से लेकर कुशीनगर वाले क्षेत्र तक स्थित है, ठीक है। ये भाभर और तराई वाला क्षेत्र दलदली क्षेत्र है, समतल भूमि है, लेकिन नम क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों? हिमालय से पौने टकरा के यहीं पे बारिश कराती हैं, तो खूब वर्षा होती है, दलदली क्षेत्र है, ठीक। सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक का क्षेत्र, इसको भाभर या तराई वाला क्षेत्र। किसका तराई है? हिमालय का तराई क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी क्षेत्र, दूसरा। देखो, इसके बाद तराई के बाद तो मैदान आ जाता है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मध्य का मैदान क्षेत्र। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, बांगर और खादर, ठीक है। ये मध्य का मैदानी क्षेत्र है। नदियों ने मैदान बना दिया है, भर दिया, लाला के गाद मिट्टी भर दिया है। इसके बाद जो है नीचे जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठारी, दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, ये दक्कन का ही विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही विस्तार है। जो है ना बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र सब क्या है? इसी का विस्तार, ठीक है। तो 3 भागों में प्राकृतिक रूप से आप इसे बांटेंगे। पहला है भाभर और तराई प्रदेश, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का पठारिया,
ठीक है, दक्षिण का पठारी या पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्कन के क्षेत्र का ही ये पठार। अब यहाँ पर देखो नदियाँ, खूब सारी नदियाँ हैं, यूपी खूब नदियों वाला क्षेत्र और सदा नीरा नदियाँ हैं, ठीक है, वर्ष भर पानी रहता है। सबसे पहली नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से, ठीक है। गंगा की सिनेरियो तो पता है ना, गंगा जब निकलती है तो गंगा के रूप में नहीं निकलती है, दो नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, दूसरी निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, ना कि गंगा, और सतोपत ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों आके विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो अलकनंदा बनती हैं। अब अलकनंदा छोटी छोटी नदियों को और अपने साथ ले लेती है, क्योंकि बड़ी बन के गंगा बनना है ना, तो पहले छोटी छोटी नदियों को साथ में लेने की जरूरत है। छोटी छोटी नदियाँ लेती है, सबसे पहले लेती है वो कर्णप्रयाग में, पहले लेती है पिंडर को लेती है वो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी को अपने साथ ले लेती है अलकनंदा। इसके बाद दूसरी नदी और उसको रास्ते में मिल जाती है मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग में ले लेती है अपने साथ, और इसके बाद खूब तेजी से बहती हुई देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। भागीरथी भी भिलंगना नदी को अपने साथ लेके आती है, और जब देवप्रयाग में दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो यहीं से गंगा कहलाती हैं। गंगा पहली बार हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और खूब तेजी से उत्तर प्रदेश में, कहाँ प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में जो है मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये पूरा बिजनौर वाला क्षेत्र है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो गंगा पहले उत्तराखंड में, ठीक है, और उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तर प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है। 2000 किलोमीटर का क्षेत्र जो इसका है ये उत्तर प्रदेश की भूमि में ही नापती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अब ये कहाँ कहाँ से होके जाती है, कौन कौन है, 28 ज़िले से होके जाती है। अब 28 के 28 थोड़ो ना पढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर से होके जाती है, बिजनौर से होके जाती है, मेरठ से जाती है, अमरोहा से जाती है, हापुड़ से जाती है, बुलंदशहर से जाती है, अलीगढ़ से जाती है, बदायूं से जाती है, कासगंज है, एटा है, फर्रुखाबाद है, शाहजहाँ है, लास्ट में बलिया आता है, बलिया से निकल जाती है बिहार, ठीक है। तो 28 ज़िलों से होकर के गंगा बहती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन गंगा अकेली नहीं बहती है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ, इसे बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। कोई भी नदी अकेली नहीं बहती, अपने साथ बहुत सारी नदियों का समूह लेके बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा नदी तंत्र देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की भूमि में ही गंगा की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है, गंगा के पड़ोस से निकलती है। वहीं पर एक बंदरपुक्ष जगह है, बंदरपुक्ष के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ठीक है। और यमुना जो है ये प्रवेश करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए सहारनपुर, शामली, ये पूरा जो है ना इधर वाला क्षेत्र, और हमारे गाजियाबाद भी आती है। गाजियाबाद की प्रमुख नदी कौन सी है? गाजियाबाद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लीजिए। गाजियाबाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर चलने पर राकेश मार्ग में आज़ाद IAS अकेडमी अवस्थित है, ठीक है, जहाँ पर मास्टर वीडियो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर गाजियाबाद की एक प्रमुख नदी जो सहारनपुर से निकलती हिंडन, वो मुलाकात करती है गंगा से, यमुना से। यमुना भी अकेले नहीं बहती, बहुत सारी सहायक नदियाँ यमुना की उसके साथ आकर के जुड़ती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ अलग हैं, लेकिन सब जाकर अंत में मिलती कैसे हैं? सबका लक्ष्य एक ही है, कहाँ? समुद्र की यात्रा, ठीक है। अकेले नहीं तो बहन के साथ, बोलती बहन मुझे भी ले चल, तो सब जाकर के मिल जाती हैं। कुछ यमुना में मिलती, फिर यमुना जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती है, फिर आके तो यहाँ पर यमुना आकर के इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा से, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, लेकिन यमुना के इलाहाबाद में मिलने से पहले यमुना में बहुत सारी नदियाँ हैं। पहली नदी है जो जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, महू इंदौर से, ठीक है। जाना पाव पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से का ही एक हिस्सा है ये महू इंदौर से निकलती है, मालवा के पठार को भेदते हुए, काटते हुए, उसको बीहड़ में कन्वर्ट करते हुए चंबल नदी मुरादगंज औरैया के पास यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी प्रमुख नदी है जो कि टोंक जिला नैनावास राजस्थान से निकलती है, जिसका नाम है सिंध, और जगमनपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो दूसरी, पहली है चंबल, इसके बाद सिंध। सिंध के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जो कि कुमरागांव रायसेन से निकलती है, और ये जा करके उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये झांसी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जा करके मिल जाती है
झांसी नहीं, जालौन वाला क्षेत्र है, जालौन वाले क्षेत्र में बेतवा नदी जो है मिल जाती है। तो पहली चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा। बेतवा के बाद एक नदी है धसान, छोटी सी नदी है, उत्तर प्रदेश की नदी है, जो कि ये आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बहती है। इसके बाद कैमूर पहाड़ियों से केन नदी निकलती है और भोजवा बांदा के पास मिल जाती है। बांदा में एक जगह है भोजवा, वहाँ पर जाके भी यमुना से मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदी एक बार फिर याद कर लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, ठीक है, याद रहेगा। भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बेतवा और केन को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। पहली नदी जो लिंक परियोजना है बेतवा और केन को जोड़ने के साथ ही बनेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। दूसरी सहायक नदी है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, इसका नाम है आपका रामगंगा नदी। रामगंगा नदी दूधा तोली श्रेणी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और कन्नौज के पास जो है ये गंगा से मिल जाती है। देखो दो तट होते हैं नदी के, जिस तरफ से वो आती है, एक दायां तट एक बायां तट, है ना। तो ये जो ऊपर वाला तट है, चूंकि इस दिशा की तरफ बह रही, तो ऊपर वाला बायां तट है, नीचे वाला दायां तट है। तो बाएं तट से मिलने वाली पहली है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी के बाद जो है पीलीभीत क्षेत्र है। पीलीभीत क्षेत्र ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से एक नदी निकलती है, मैदान से ही एक नदी निकलती है, पहाड़ से नहीं निकल रही, मैदान से एक नदी निकलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी उसके किनारे अवस्थित है, जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर मैदानी क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है। तो पहली है रामगंगा, दूसरी है गोमती, तीसरी नदी घाघरा। घाघरा के बहुत सारे नखरे हैं, अपना नाम ही बदलती रहती है। पहले ये निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, निकलती भी अच्छी जगह से। मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से ये घाघरा निकलती है। निकलने के बाद अयोध्या में नाम बदल के सरयू कर लेती है ना। अयोध्या में इसी नदी का नाम सरयू होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, ऊपर से शारदा नदी जो है, शारदा नदी आकर के यहीं गौरी गंगा से निकलती है। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है मिलाम ग्लेशियर से, और मिलाम ग्लेशियर से आकर के बहराम घाट के पास ये घाघरा में मिल जाती है। फिर घाघरा अपना नाम बदल के सरयू करती है। इसके बाद सरयू में ही यानी घाघरा नदी पे ही राप्ती नदी आके मिल जाती है, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा है आपका, गोरखपुर का शोक कहा जाता है राप्ती नदी को, ठीक है। तो राप्ती नदी आपकी रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। रुकुमकोट एक जगह है नेपाल में, वहाँ से राप्ती निकलती है और बरहज के पास, जो कि बलिया बरहज ये देवरिया के पास है, देवरिया बरहज के पास ये घाघरा से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद ये आगे बढ़ती 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 छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा निकलती कहाँ से है? निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से और मिलती है छपरा बिहार में, ठीक है, मिलती है छपरा बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट नदी है, आगे बढ़ते हैं। राप्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है, महाराजगंज, कुशीनगर, इन क्षेत्रों से, जो कि बाद में जाके पटना के पास ही गंगा में मिलती है। ये निकलती है आपकी सालिग्राम नेपाल से। आप लोग सालिग्राम का नाम सुना होगा, सालिग्राम की हम पूजा करते हैं, एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं। गंडक नदी अपने साथ सालिग्रामों को लेकर आती है, ठीक है। तो सालिग्राम से निकलती है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सालिग्राम पाए जाते हैं जिनके लोग पूजा करते हैं, ठीक है, शिवलिंग के रूप में। तो सालिग्राम नेपाल से निकलती है और पटना के पास ये गंडक मिल जाती है। अभी और नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में एक नदी है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी का दूसरा नाम है तमसा नदी। तमसा नदी इसलिए क्योंकि तमसा कुंड से निकलती है। तमसा कुंड कहाँ है? मैहर में। मैहर कोई जानता है? सतना में, एमपी में मैहर की देवी है वहाँ पर। तो कैमूर की पहाड़ियों में उपस्थित मैहर जो है, वहाँ के तमसा कुंड से टोंस नदी निकलती है और इलाहाबाद के पास जहाँ पे संगम होता है, संगम से थोड़े और आगे जाएंगे तो एक और संगम मिलेगा, टोंस और गंगा का संगम, है ना। तो टोंस जो है इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। एक और है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अमरकंटक में एक जगह है सोसा कुंड, ठीक है। सोसा कुंड से अमरकंटक से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होती हुई पटना के पास जो है
सोन नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। बाकी वाराणसी 2 नदियों के किनारे स्थित है, वरुणा और अस्सी, इसी के नाम पे इसका नाम वाराणसी पड़ा है ना। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियां और हैं। चित्रकूट है, मंदाकिनी और पयस्विनी नदी, उसी का मंदाकिनी का ही दूसरा नाम पयस्विनी है, उसके किनारे बसा है। बाकी अपने गाँव की जो आपकी छोटी छोटी नदियां हों अपना देख लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसलिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की नदी वाली बात हो गई कि कहाँ पे कौन सी नदी बहती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे मैं आता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश का इतिहास, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत, अब आप एक तरीके से कम समय पूरे भारत के इतिहास से भी परिचित हो रहे हो। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं है, ये पूरे भारत का इतिहास है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ही रिच है, बहुत ही कल्चर जो है बिल्कुल इतना ज़्यादा ऐतिहासिक, इतने व्यक्तित्व भरे पड़े हैं, ऐतिहासिक इतने स्थल भरे पड़े हैं। पूरा पाषाण काल से लेकर अब तक की सभी चरणबद्ध तरीके से उत्तर भारत का इतिहास लिखा गया है। यदि हम लोग ये कहें कि उत्तर भारत का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके से आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मैं प्रूव करूँगा। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य खूब मिले हैं। बेलन घाटी इलाहाबाद में है, वहाँ से मिले। सोनभद्र का सिंगरौली घाटी क्षेत्र है, वहाँ से मिले। चंदौली का चकिया नामक पूरा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे इलाहाबाद के प्रोफेसर थे, इलाहाबाद प्रोफेसर जिनका नाम है GR शर्मा, उनके निर्देशन में पूरा पाषाण स्थलों का उत्खनन किया गया और उत्खनन करने के परिणाम स्वरूप खूब सारे पूरा स्थल मिले। यानी ये पता चलता है कि पूरा पाषाण काल का मानव उत्तर प्रदेश में निवास करता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। लोहदा नाला एक जगह है। ठीक है, लोहदा नाला बेलन घाटी के पास ही अवस्थित है इलाहाबाद में। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। देखो, आमतौर पे इतिहास में कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अरे भैया, आप PCS दे रहे हो और UP PCS का एग्जाम दे रहे हो, वो इतिहास का क्या, UP के इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी मोहराना पहाड़, लखैया का नाम आ जाता है, दमदमा का नाम आ जाता है। तो दमदमा, लखैया, मोहराना पहाड़, सब ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की साइटें हैं। यदि आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर मूवी भी आ चुकी है ना। यहाँ कालीन का व्यापार बहुत फेमस है ना। अभी समय अमेजन प्राइम टाइम पे, प्राइम वीडियो पे मिर्जापुर करके सीरीज भी चल रही है। उसमें जो पंकज मिश्रा है वो कालीन भैया बने हुए हैं, तो मिर्जापुर का ही है उनका क्षेत्र, है ना। तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिर्जापुर, ये मिर्जापुर है ना, सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। मिर्जापुर जिला है, सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। मिर्जापुर का सोनभद्र वाला क्षेत्र जो है, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मोहराना पहाड़ पड़ता है, बखरी खोर पड़ता है, लेखैया पड़ता है, इलाहाबाद का मेजा है, करछना है, कोरांव है, प्रतापगढ़ में सराय नहर रहा है, मैदा है, दमदमा है। ये मध्य पाषाण कालीन की साइटें हैं जहाँ पे मध्य पाषाण काल के मानव के हस्ती पंचर मिले हैं, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आभूषण प्राप्त हुए हैं। मानव भी आभूषण पहनता था। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, इलाहाबाद का मेजा चिला, करछना, कोरांव, प्रतापगढ़ का सराय नहर राय, मैदहा, दमदहा, बखरी खोल, लेखैया, मोहराना पहाड़, मिर्जापुर, सोनभद्रा। ठीक है। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के में एक क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अभी तक हम ये मानते थे कि बलूचिस्तान में एक साइट है मेहरगढ़, जहाँ से प्राप्त हुआ है, लेकिन अब ट्विस्ट है, अब चेंज हो चुका है। चेंज क्या हो चुका है, आधुनिक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और चावल के खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले पे अवस्थित लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक साइट प्राप्त हुई है लहुरा देव, ये है संत कबीर नगर। इस जिले के पास से एक साइट मिली है लहुरा देव, जहाँ पे धान की भूसी प्राप्त हुई। ऐसा ये लगता है कि मानव ने 8000 BC पुराना। ठीक है, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर में नवपाषाण कालीन की साइट है। इसके बाद यदि कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। यहाँ से चावल मिला है, लेकिन यदि ओवरऑल देखें कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरा देव।
क्योंकि चावल भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन पर्टिकुलर पूछ ले कि चावल कहाँ मिला, गेहूं कहाँ मिला, तो गेहूं मेहरगढ़ बलूचिस्तान और चावल यहाँ पे। और जब ऑप्शन में कभी लहुरा देव ना हो तो मेहरगढ़ ही मारिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ट्विस्ट करके देते हैं कि मेहरगढ़ को हटा करके लहुरा देव देते हैं वो, या फिर दोनों को एक साथ दे देते हैं तो लोग गलत कराते हैं। लहुरा देव सही टिक मारना है। तो नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, कोल्डीवा, मेडगा और पंचोह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मिर्जापुर के सोनभद्र, प्रतापगढ़, ये वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ से मिला। तो नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उससे पहले पूरा पाषाण काल, ये तीनों साइटों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता आती है, यानी कि तांबा, पहली धातु जिसको मानव ने खोजा, उत्तर प्रदेश में उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी जान लेते हैं। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो मेरठ और सहारनपुर ये स्थल, ये धातुओं का प्रयोग, ऐसा पता चलता है कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग यहाँ का मानव करता था। इसके बाद नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के साक्ष्य। सैंधव सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर का नाम सुना है आपने, मेरठ के पास अवस्थित है। मेरठ, बड़गांव, हुलास, हुलास जो है सहारनपुर के पास अवस्थित है। बुलंदशहर का भी भटपुरा, मानपुरा और मुजफ्फरनगर का मांडी गांव, कैराना क्षेत्र, कैराना का नाम तो फेमस ही रहता है। तो ये कैराना क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र, अभी आधुनिक रिसर्च चल रही है, अभी बहुत सारे क्षेत्र होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में अवस्थित होगा, लेकिन अभी जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो नगर नियोजित थी, जहाँ का मानव नगर में रहता था, जहाँ नालियाँ बनी होती थी, पक्की सड़कें होती थी, जिनकी नेता आज रोज क्या कहते हैं, नेता क्या करते हैं चुनावी भाषण में, पक्की नाली बनवा दूंगा। अरे सीधा से वो सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाने की बात करता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी उपस्थित थी, ठीक है। यहाँ पे नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगली सभ्यता ही वैदिक सभ्यता, लेकिन दोनों के बीच में नेक्स्ट सभ्यता है उत्तर सैंधव सभ्यता, यानी सैंधव सभ्यता के बाद की सभ्यता, जिसमें पतन का काल चल रहा था। लेकिन इस दौरान जो है, मतलब देखिए क्या हुआ, अचानक सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हो गई, इसको 200 साल का समय लगा, 200 BC का समय लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण 2300 BC से लेकर 1750 BC है, और वैदिक सभ्यता का समय जो है 1500 BC से लेकर के 600 BC आता है। तो बीच का जो 1750 से लेके 1500 बीच का टाइम पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का समय, जिसे हम उत्तर सैंधव काल कहते हैं। उत्तर सैंधव काल के भी साक्ष्य उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, उलास स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे मानव कपास की खेती करता था और नगरों की जगह गाँव में रहना प्रारंभ कर दिया था। यानी उत्तर सैंधव सभ्यता का क्षेत्र भी आपका उत्तर प्रदेश में हमारे देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता पंजाब और सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी। ये पंजाब वाला ना सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश। देखो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता इसलिए क्योंकि उस सभ्यता की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। 4 वेद हैं, 4 वेद में से जो पहला वेद है ऋग्वेद, उससे हमें एक क्षेत्र की कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसके बाद की जानकारी हमें 3 वेदों से मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिस कारण से उसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में हम जो है पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में ही तक सीमित, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता उत्तर प्रदेश में नहीं थी। आर्य जब आए तो आने के बाद उनकी बस्तियां जब बसना शुरू हुई, अफगानिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र आज आपका वर्तमान पाकिस्तान है, पहले तो सब भारत ही था, ठीक है, पंजाब उस क्षेत्र तक ही रह गए। लेकिन आर्यों का विस्तार चालू होता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो हमें देखो, ऋग्वेद में कहीं पर भी ब्रह्मर्षि प्रदेश का नाम ही नहीं है। ऋग्वेद में यदि नाम नहीं मिलेगा तो हम यही मानेंगे कि यहाँ से परिचित ही नहीं थे। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, यानी गंगा नदी से ऋग्वैदिक काल के आर्य परिचित ही नहीं थे। सबसे ज़्यादा परिचित थे सिंधु नदी से, सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे, सरस्वती नदी से परिचित थे, लेकिन वो इससे नहीं परिचित थे, गंगा नदी से नहीं परिचित थे। इसका मतलब है कि गंगा वाले क्षेत्र में वो आए ही नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो आर्य सभ्यता थी वो धीरे धीरे विस्तारित होते 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 गंडक नदी तक आ गई। गंडक नदी के पार नहीं जा पाए। मगध साम्राज्य क्षेत्र में आर्य सभ्यता नहीं गई कभी भी।
मगध क्षेत्र यहाँ से चालू हो जाता है, इसके बाद पार करेंगे पटना आ गया, पटना गया भी यार यही पूरा क्षेत्र मगध का है। तो मगध वाले क्षेत्र में नहीं थी आर्य सभ्यता, क्योंकि अब महाजनपद काल चालू हो जाएगा। आर्य सभ्यता गंडक नदी तक रही, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार हो गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश ही था। इसको मध्य देश बोला जाता था। जो सरस्वती नदी पहले बहती थी, ऐसे प्रमाण नासा ने भी दिए हैं। राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी, अब ना रही। ठीक है, वो तो होता है, समय के साथ विलुप्त हो जाती नदियाँ। तो सरस्वती नदी से लेकर के ये गंडक नदी तक ऋग वैदिक सभ्यता आपकी विस्तृत थी। ठीक है, ये जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता था आपका। इसमें उस दौरान कुरु और पंचाल जैसे विशाल साम्राज्य थे। नाम सुना होगा आपने, महाकाव्य काल का नाम सुना है। महाकाव्य काल में दो काव्य आते हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण, दो महाकाव्य हमारे। इनसे दो पौराणिक कथाएं पता चलती हैं, पौराणिक कथाएं या फिर ठीक है महाकाव्य के द्वारा जानकारी। एक क्षेत्र है कुरु महाजनपद का, हस्तिनापुर का क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे महाभारत का संग्राम हुआ। तो महाकाव्य काल की भी जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। दूसरा पंचाली का नाम सुना होगा, द्रौपदी का नाम सुना आपने, उसी टाइम पीरियड पे थी। तो ये उस टाइम पीरियड पे जब आर्य थे भारत में, तब कुरु और पांचाल दो बड़े बड़े यहाँ पर हम विशाल राज्य देखते हैं। महाकाव्य काल में रामायण में कौशल अयोध्या के राज्य में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। राम जो थे इक्ष्वाकु वंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो महाकाव्य काल में जो रामायण के बारे में, रामायण से हमें जानकारी मिलती कि अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था, जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से जुड़ी हुई है। ठीक है, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी कहाँ के हैं? सब उत्तरी प्रदेश के हैं। बिठूर के पास यहाँ आश्रम था उनका, कानपुर का है हमारा, यहीं पास में बिठूर है। बिठूर में रहते थे। जब सीता जी को राम जी ने छोड़ दिया तो बिठूर में यहीं पे लव कुश पैदा हुए, है ना। तो ये आपका यहाँ पे बिठूर कानपुर के पास, इसको बोलते हैं ब्रह्मावर्त। आप कभी जाएंगे कानपुर तो सारे स्कूल जितने बड़े बड़े आरएसएस संचालित कर रहा, सब में लिखा होगा ब्रह्मावर्त। ठीक है, आरएसएस के जितने भी स्कूल हैं ब्रह्मावर्त नाम से। वो क्यों? बिठूर वाला क्षेत्र ब्रह्मावर्त ही कहलाता है, क्योंकि वाल्मीकि की वो तपोभूमि है। बिठूर आगे अभी देखेंगे 1857 की क्रांति में मुख्य केंद्र बना, नाना साहब के तात्या टोपे नाना साहब उसी क्षेत्र से। ठीक है, चलो, तो ब्रह्मावर्त बिठूर में की। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी थे। ठीक है, इसके बाद आपका चालू हो जाता है महाजनपद काल। सबसे पहले हमने देखा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके बाद ताम्रपाषाण काल, इसके बाद हम नगरीय जीवन पे आ गए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद उत्तर सिंधु सभ्यता, उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल। अब आते हैं भारत में ऐतिहासिक टाइम पर। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। लेखन सामग्री के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जब मानव को लिखना नहीं आता था, जब लिख नहीं रहा तो हम पढ़ भी नहीं रहे, जानकारी मिल रही पुरातात्विक अवशेषों से। वो पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण, ये सब पूरा टाइम पीरियड प्रागैतिहासिक काल का है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, लिखना तो जानता लेकिन हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, तो हम अभी तक उनके साक्ष्य पढ़ नहीं पाए, यानी जानकारी का सोक्ष अभी भी पत्थर ही हैं, अवशेष हैं। पूरा पाषाण काल से जो पुरातात्विक खुदाई वही है। ये आद्य पाषाण काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि मतलब क्या है, लिखना जानता था मानो लेकिन हम पढ़ ना पाए, अभी तक स्क्रिप्ट अभी उसकी डिकोड नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, यानी सबसे प्रामाणिक काल, जब हमने चीज़ों को पाई भी पुरातात्विक और उसका लिखा हुआ रूप भी मिल गया। ठीक है, जैसे कि अभी हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें लिखी तो हैं काफ़ी, उसकी स्क्रिप्ट है पूरी। स्क्रिप्ट पढ़ ना पाए, देखना हो तो धौलागिरी चले जाओ, आपको गुजरात में मिल जाएगी। हड़प्पा चले जाओ, अभी भी है। मोहनजोदड़ो अभी भी है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर टहलाओ, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन दिख जाएगी, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, इसका नाम क्या था क्या नहीं था, वो तो हमने सारा कुछ कर दिया। यहाँ पे क्या व्यक्ति लोग यूज करते थे, कैसा प्रशासन था, कैसा नगरीय जीवन था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से हम अपरिचित हैं, क्यों? पढ़ नहीं पाए। लेकिन वर्तमान में जो ऐतिहासिक टाइम पीरियड है, ऐतिहासिक टाइम पीरियड में इतिहास पूरा पढ़ा जाता है। बिना पढ़े इतिहास को हम नहीं मानते, इसे बोलते हैं सबसे प्रामाणिक काल। इतिहास का सबसे प्रामाणिक काल होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो उत्तर भारत महाजनपद कालों में विभाजित हो गया। 16 महाजनपद थे उस समय।
पूरा उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। 16 में से 8 कहाँ थे? उत्तरी प्रदेश में थे। ठीक है, तो पूरा प्राचीन काल का इतिहास अपना उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से 8 महाजनपद थे देखते हैं। तो महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। महाजनपद काल में अंग्युत्तर निकाय, उस समय बौद्धिज्म उसी समय उत्कर्ष हुआ था, है ना, महात्मा बुद्ध 563 BC। तो बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय से महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग वाले क्षेत्र में ही अवस्थित थे। अब कौन कौन थे देखते हैं। पहला है पंचाल। पंचाल जो है आपका बरेली वाला क्षेत्र है ना, पंचाल महाजनपद। तो पंचाल है, पंचाल की 2 राजधानी है। पहला है अहिच्छत्र और दूसरा है काम्पिल्य। ये आपका है ना फरुखाबाद, ये वाला क्षेत्र आपका काम्पिल्य वाला क्षेत्र है, और जो अहिच्छत्र वाला क्षेत्र है वो आपका बरेली वाला। तो ये पूरा जितना ये पंचाल महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका है पंचाल महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है, तो पंचाल महाजनपद 2 राजधानियाँ थी। अहिच्छत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी और काम्पिल्य दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। दूसरा कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ पांडवों महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ दिल्ली वाला क्षेत्र था। दूसरा महाजनपद है वत्स इलाहाबाद वाला जनपद। इलाहाबाद वाले क्षेत्र में वत्स महाजनपद था, राजधानी थी कौशाम्बी इसकी। नेक्स्ट आपका महाजनपद था सूरसेन। ये सब देखो भारत का इतिहास भी चल रहा है, भारत के इतिहास में भी ये चीज़ें हैं। वहाँ पे मैं 16 पढ़ाता, यहाँ सिर्फ 8 पढ़ा रहा हूँ। क्यों? उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं इसलिए बस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूरसेन महाजनपद ये मथुरा वाला क्षेत्र है। मथुरा वाले क्षेत्र में आपका सूरसेन महाजनपद था। कहाँ गया मथुरा? कहाँ है? राजस्थान। ये है राजस्थान वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ, ये राजस्थान। मथुरा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है आपकी उत्तर प्रदेश के मथुरा पे। ठीक है, क्योंकि ये रीढ़ क्षेत्र है, पूरा राजस्थान से लगा हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि अरे ये कहाँ से आ गया, मरुस्थल कहाँ से आ गया। बहुत सारा बलुई मिट्टी का क्षेत्र है, मरुस्थलीय मिट्टी वहाँ पर बहुत सारी मिल जाएगी आपको, आगरा मथुरा दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, यदि गौर से देखेंगे तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मथुरा वाले क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद था, राजधानी थी मथुरा। कोसल की राजधानी श्रावस्ती वाला क्षेत्र है आपका। साकेत, श्रावस्ती, ये है ना, ये श्रावस्ती, ये पूरा कोसल महाजनपद था, बहुत ही बड़ा महाजनपद था ये। काशी का वाराणसी थी, काशी भी एक महाजनपद था। चेदी की थी सुक्तमती या बांदा वाला क्षेत्र। चेदी आपने नाम सुना होगा, श्री कृष्ण के बुआ के लड़के, श्री कृष्ण के बुआ के लड़के होंगे, मामा के लड़के होंगे, अभी देखते हैं रिश्ता कैसे निकलता है। शिशुपाल का नाम सुना होगा आपने महाभारत में। शिशुपाल जो है, श्री कृष्ण ने कहा था उनसे कि आप 100 गालियाँ दोगे तब तक मैं माफ़ करता हूँ, 100 से ज़्यादा हुई तो फिर अति हो जाएगी। तो कहते 100 से ज़्यादा गालियाँ उसने श्री कृष्ण को दे दी, श्री कृष्ण ने उनको ख़त्म कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो शिशुपाल के बुआ के लड़के श्री कृष्ण थे। बाकी आप देख लो कि वो कौन है, शिशुपाल कौन है। हाँ, भाई ही लगा और क्या, बाकी कैसा रिश्ता था मुझे नहीं समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे चेदी, ये टोटल महाजनपद एक बार ध्यान रखना है। पंचाल है, पंचाल के बाद दूसरा है यहाँ पर कुरु के बाद है वत्स के बाद है आपका सूरसेन, कौशल के बाद आपका है मल्ल के बाद काशी के बाद चेदी। ये महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में 2 गणराज्य भी थे। देखो, राजतंत्र, इन सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर 2 गणराज्य हैं। कौन कौन से गणराज्य हैं? पहला गणराज्य है आपका कपिलवस्तु के शाक्य और दूसरे हैं सुमेर गिरी के भग्ग। गणराज्य मतलब यहाँ पर ऐसा आज के जैसे नहीं कि जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो 2 गणराज्य भी उत्तर प्रदेश में उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बौद्धिज्म और जैनिज्म, इसी समय भारत में धार्मिक क्रांति हुई। वैदिक कर्मकांडों का जटिल स्वरूप और उनके विरोध में हिंसा का बढ़ोतरी हो रही थी, उसके विरोध में एक धार्मिक क्रांति हुई जिसमें 2 महत्वपूर्ण दर्शन पैदा हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव थे, लेकिन जो उसको वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर, वो उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए, वो बिहार की वैशाली में पैदा हुए। लेकिन जैनिज्म में सबसे ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे, यानी उनका कार्य क्षेत्र यूपी ही था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था।
पावापुरी में, पावापुरी के मल्ल जो थे वहाँ पर ही वो उनकी डेथ हुई थी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, लेकिन यूपी में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। महावीर से पहले बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के थे। कौन कौन? पहले पार्श्वनाथ बनारस से थे, संभरनाथ, चंद्रप्रभा ये आदि तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश आप समझ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारत के जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र, पहला है मथुरा, दूसरा है कौशाम्बी। पहला है मथुरा, दूसरा है कौशाम्बी। ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। जैनिज्म के 2 महत्वपूर्ण केंद्र, मथुरा जैनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और दूसरा कौशाम्बी। नेक्स्ट, कुषाण काल। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का समृद्ध क्षेत्र रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है? बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन कहाँ बीता? उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में बीता। और आपको शायद पता हो इस पूरे क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अच्छा, कोई बताएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत किया? श्रावस्ती में। 25 साल श्रावस्ती में, वर्षा ऋतु के 25 वर्ष महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती, ये क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे प्रिय स्थल है महात्मा बुद्ध का, 25 साल यहाँ व्यतीत किए अपने वर्षा ऋतु के। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध, इसको बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं उत्तर प्रदेश को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महानिर्वाण इनका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही हुआ, कुशीनारा में हुआ। ठीक है, मगध महाजनपद, मगध आप जानते ही हैं कहाँ पड़ता है? बिहार में। प्राचीन काल में सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा, शक्ति का सोर्स बन के उभरा, और मगध के इर्द गिर्द ही पूरे भारत का इतिहास चलना प्रारंभ हो गया। संपूर्ण भारत के शक्ति का स्रोत मगध बना, वहाँ के शासक बने, हर्यक वंश आया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे शासक आए, फिर शिशुनाग वंश आ गया, वहाँ पे शिशुनाग और कालाशोक जैसे शासक आए। तो मगध था वो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है पूरा मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही था। ठीक है, तो प्राचीन काल में, महाजनपद काल में, देखो जब 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में एक महाजनपद बड़ा महत्वपूर्ण बन के उभर गया। क्यों? बहुत सारे कारण मैंने बताए थे आपको। क्या क्या कारण था? पहली चीज, लोहे का वहाँ पर क्षेत्र होना, लोहे का क्षेत्र होने के कारण से नए नए अस्त्र शस्त्र बन गए, हथियार बन गए, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर बनी। राजगीर की पहाड़ियों ने चारों तरफ से मथुरा मगध को घेर रखा है, जिसके कारण से उसको एक सामरिक महत्व काफ़ी बड़ा प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र रहा वो। ठीक है, तो मगध एक महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा। किस समय में? प्राचीन काल में, महाजनपद काल में। और मगध ने ही पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में शासन किया, मगध के शासकों ने ही। तो प्राचीन काल का इतिहास मगध के इतिहास काल के इर्द गिर्द है, और पूरा भारत, उत्तर भारत का भी क्षेत्र। तो ठीक है, मगध महाकाल में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। कालांतर में मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। महत्वपूर्ण शासक मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आता है, शासक बिंबिसार, फिर इसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद तीसरा उदयन, इसके बाद नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश, शासक शिशुनाग, इसके बाद दूसरा कालाशोक, इसके बाद तीसरा वंश आता है नंद वंश, महापद्म नंद संस्थापक था, इसका अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के शासकों के टाइम पीरियड ही आया था। फिर एक पर्सन था, देखो गुस्सा बहुत जरूरी होता है, जब जब इतिहास में कुछ लोगों ने गुस्सा किया, साम्राज्य बदल दिया, है ना। चाणक्य का गुस्सा घनानंद के खिलाफ, और उसने एक चंदू नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, है ना। तो यहाँ पर मौर्य वंश का शासन आता है, और मौर्य वंश का शासन के दौरान भी उत्तर प्रदेश पूरा मौर्य काल के अंतर्गत ही था। अशोका एक महत्वपूर्ण शासक, पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आता है, फिर अशोका आता है। तो अशोका के अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं बहुत सारे। पहला अभिलेख है इसका अहरौरा, मिर्जापुर के पास अब उपस्थित है, अहरौरा का अभिलेख मिर्जापुर के पास। ये लघु अभिलेख हैं, 40 अभिलेख इसमें। देखो अशोक के टोटल 40 अभिलेख मिले हैं। अभिलेख का मतलब उसने पत्थरों पर, शिलालेखों पर, छोटे छोटे शिलालेखों पर, स्तंभों पर अपने शासनकाल की बहुत सारी चीज़ों को उत्कीर्ण कराया है, लिखवाया है। पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख, पत्थरों पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं, जो कभी नहीं मिटेंगे, है ना। शिलालेखों पर लिखवाया, दीवालों पे लिखवाया, खंभों पे लिखवाया, जहाँ गया वहाँ लिखवाया। तो यहाँ पर इसने 40 अभिलेख लिखवाए हैं, जिनमें से बहुत सारे यूपी में पाए गए हैं, अहरौरा मिर्जापुर में लघु शिलालेख, टोपरा
टोपरा सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर में। इसके बाद इस टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। सारनाथ का आपको पता है, यही सारनाथ का स्तंभ लेख आज भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है ना। भारत का जो 4 सिंह हैं, 4 सिंह में 3 दिखाई देते हैं, 1 नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। पहला, टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ले आया। ठीक है, टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ले आया, तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर कहाँ ले गया, प्रयागराज में। अब इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो प्रयागराज में एक किला है, अकबर का किला। आप कभी जाएंगे, गंगा यमुना का जो संगम वाला क्षेत्र है, दोनों नदियों के बीच में अकबर ने एक किला बनवाया ताकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे। और उस किले में ही जाएंगे तो किले के अंदर एक अभिलेख लगा हुआ है, बहुत सारे अभिलेख है, एक नहीं है। वहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, वो भी वहाँ पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपको कौशाम्बी का जो लेख है, ये भी अकबर के द्वारा वहाँ पर ले जाया गया। कौशाम्बी स्तंभ लेख अकबर लेकर गया है प्रयागराज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर सिंहों की आकृति भारत सरकार ने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार की। तो अशोक के टाइम पीरियड पे उत्तर प्रदेश पे मौर्यकाल का शासन था। ठीक है, इसके बाद आता शुंग वंश का शासन। मौर्यकाल के बाद आता शुंग वंश का शासन। एक पर्सन था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या के शिलालेख से पता चलता है कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पुष्यमित्र सिंह का एक ये क्वेश्चन आप पूछ चुका है, कौन सा अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, फैजाबाद नहीं, अयोध्या। तो यहाँ पर उसका एक अभिलेख है पुष्यमित्र शुंग का, अयोध्या का शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पतंजलि इस समय बहुत चल रहा है, दूध में भी आ गया, पानी में भी आ गया। पतंजलि एक महापुरुष थे, एक ऋषि थे, जिन्होंने योग को लेकर के महाभाष्य नामक एक पुस्तक लिखी है। तो पतंजलि जो है, इन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। किसको करवाया था अश्वमेध यज्ञ? पुष्यमित्र शुंग को। इसकी भी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। शुंग वंश के काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। इसके बाद देखो, भारत में समय समय पर विदेशी लोग आते ही रहे। सबसे पहले तो आर्य आए थे, हम उनको भी मानते हैं। एक थ्योरी है आर्यन थ्योरी, जो कहती है कि वे बाहर से हैं। इसके बाद दोबारा जो आने का प्रयास किया, जुर्रत की, वो थे ईरानी शासक। ईरानी शासक, हकमनी शासक आकर के भारत के उत्तर सीमा प्रांत तक रौंद के चले गए। ठीक है, तो ईरानी शासक में दारा प्रथम, डेरियस प्रथम। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो ईरानियों द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद यूनानी आ गए, उनकी जरूरत पड़ गई। सिकंदर, हम तैयार बैठे थे, है ना, हमारे यहाँ खुद ही घर के भेदी लंका ढावे, अम्बी जैसे लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आओ, स्वागत है तुम्हारा, मारो पीटो काटो। तो फिर इसके बाद यूनानी आए। यूनानी के बाद फिर आ गए बहुत सारी यूची जनजातियाँ मध्य एशिया वाले क्षेत्र से। उन्हें वहाँ भोजन पानी, जब दुर्दन जीवन मिलता था तो कहते चलो गंगा यमुना वाले क्षेत्र में चलते हैं, और भारत में घुस जाते थे और यहाँ पे तबाही मचाते थे और यहीं पर रह जाते थे, यहीं पे वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, यहीं को घर बना लेते। यानी ये भारत में आए तो भारत में ही बस गए। ठीक है, मिक्सचर पे मिक्सचर होता चला गया। हम आज जो है, जो खड़े हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कौन हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इंडो ग्रीक शासक आए। सबसे पहले हिंद यवन शासक आए। इनमें से मेनांडर बहुत प्रमुख है, और मेनांडर का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश के मथुरा तक विस्तृत था। झेलम नदी से लेकर के उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था। एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद और नागसेन, उसकी चर्चाएं की गई हैं इसी के टाइम पीरियड। नेक्स्ट है शक। फिर इसके बाद पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पलाहो आए, सब आए, सबको यूपी ही दिखा। तो शको की मथुरा शाखा, ये कई ब्रांचेज में आए, 5 ब्रांचें आई थी शको की। एक ब्रांच उत्तर प्रदेश की मथुरा में आके टिक गई। तो शको की मथुरा शाखा का शासन पूर्वी पंजाब से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। इसके बाद मथुरा में कुषाणों का भी शासक रहा। कनिष्क एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, सब इतिहास में पढ़ोगे, टेंशन ना लो, भारत के इतिहास में डिटेल में पढ़ना है। तो एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। तो मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। गंधार एवं मथुरा कला शैली का जन्म इसी समय में हुआ है। आपने देखा ना, कभी आप जाइए म्यूजियम वगैरह, बुद्ध की, महावीर की फोटो लगी होती है, मूर्तियाँ खड़ी होती है, और उन मूर्तियों को देखें तो किसी में देखते हैं कि बुद्ध का जो है, कहीं पर क्या है, बुद्ध का घुंघराले बाल हैं, कहीं पर शरीर में जो कपड़े पहने हुए सिलवटें पड़ी हुई है, कहीं पर बुद्ध जो है बिल्कुल हष्ट पुष्ट, इसको ऐसा लगता है बॉडी बिल्डिंग का कोर्स करते थे, है ना, ऐसा फील होता है ना। तो वो सब क्या है, मथुरा कला। मथुरा कला ने क्या किया, मथुरा कला ने बुद्ध को हष्ट पुष्ट दिखाया है।
ठीक है। पीछे आभा मंडल बना हुआ है। गांधार मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला में यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्ध का प्रिंसेस लुक देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर मथुरा कला है, यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के स्वरूप, कपड़े बिल्कुल स्किन टाइट, ऐसा लगेगा कि अरे क्या बात है। तो ये सब क्या है, सब उन मूर्ति कलाओं के समय ये कुषाण शासकों की ही देन है। मथुरा कला यूनानी कला से प्रेरित है, यूनानी कला रोमन कला से प्रेरित है। तीनों का एक गुत्थम गुत्ती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है, वहीं पर चर्चा करेंगे ज़्यादा डिटेल से। तो मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी पेशावर के पास थी, जिसको बोलते थे पुरुषपुर। ठीक है, तक्षशिला के पास। पूरा पेशावर आपका तक्षशिला के पास पड़ती है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधार एवं मथुरा कला का सैनिक जन्म यहीं पर हुआ। नेक्स्ट, संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था, यानी यहाँ मौर्य काल का भी शासन रहा, गुप्त काल का भी शासन रहा। और गुप्त काल में ही मंदिर कला का विकास हुआ। मंदिर इससे पहले नहीं थे, इससे पहले मूर्तियां बन गई थी। मूर्तियों के इससे पहले क्या होता था, पहाड़ों को काट करके मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्धिज्म के लिए, इन सब के लिए पहाड़ों को, बराबर की गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफाएं, कर्ण चौपर की गुफाएं, सुदामा की गुफाएं, ये सब काट के, पहाड़ों को काट करके बनाए। मंदिर का थीम आया गुप्त काल में। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली का जो जन्म हुआ ये आया गुप्त काल में। तो उत्तर प्रदेश में एक भीतर गांव का मंदिर है। भीतर गांव कानपुर में पड़ता है। ये भीतर गांव का ये मंदिर है, ये जो है पूरा ईंटों से बना हुआ, पक्की ईंटों से। इसके बाद एक भीतरी का मंदिर है। देवगढ़ का, देवगढ़ पड़ता है झांसी के पास, एक मंदिर है। तो ये सब मंदिर कला के अवशेष देखने को मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी विकसित हो चुके थे। नागर शैली का स्वरूप देखने को मिलता है। गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र का की जगह, अब देखो, अब थीम चेंज, अब मगध साम्राज्य का टाइम खत्म। मगध साम्राज्य था प्राचीन काल में, अब शिफ्टिंग हो गई कन्नौज में। ठीक है, अब पूरा गुप्तोत्तर काल कन्नौज से संचालित होगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध होगा। कन्नौज में हर्षवर्धन द्वारा राजधानी बनाई जाएगी। तो अब केंद्र बदल चुका है, अब मगध नहीं रहा, अब कन्नौज आ गया। गुप्त काल तक मगध, अब कन्नौज की बारी है। ठीक है, तो अब गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। लेकिन गुप्त काल खत्म होते होते, या गुप्तों को खत्म करने का भी श्रेय एक और विदेशी आक्रांताओं को जाता है। फिर आ गए विदेशी, समय समय पर आते ही रहे, अभी भी देख रहे हो, है ना। तो एक विदेशी है जिनका नाम था हूण। हूणों के शासक का नाम है मिहिरकुल, तोरमाड़। इन लोगों ने आया और खूब भारत में उत्पात मचाया। ठीक है, तो दो शासक हैं, एक का नाम है आपका मिहिरकुल और दूसरे का नाम है, तो 484 एडी में तोड़मार और मिहिरकुल के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी भारत में चीन के श्वेतुड़ों ने मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी पर धावा बोल दिया और इन नगरों को जला डाला। बर्बर जनजातियां थीं। ठीक है, स्कंदगुप्त ने प्रयास किया था, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद के परवर्ती गुप्त में से एक था ईशान शर्मा, मौखरी वंश का शासक था। ईशान शर्मा ने हुड़ों को पराजित करके कन्नौज को मुक्त कराया। ठीक है, तो हुड़ों से लोहा लेने का काम पहले तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने किया था, लेकिन बाद में मौखरी वंश का शासक ईशान वर्मा ने हुड़ों को पराजित कर उत्तर भारत को हुड़ों से मुक्त कर दिया। ठीक, इसके बाद आता है गुप्त काल में के बाद जो गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्त काल के बाद के काल को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। इस काल में हर्षवर्धन का शासन था। पुष्यभूति वंश के 3 शासक थे, प्रभाकर वर्धन, उसका बेटा राज्यवर्धन और उसका भाई हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का शासन आता है। हर्षवर्धन राजधानी को चेंज करता है, थानेश्वर से कन्नौज ले आता है। ठीक है, कन्नौज लाने का कारण भी है, मौखरी राजा गृहवर्मन के साथ उसकी बहन की शादी होती है, लेकिन कालांतर में शशांक के द्वारा, मालवा के शासक द्वारा उसको मार दिया जाता है। और जब उसको मार दिया जाता है, पहले उसके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति को मारा जाता है, फिर इसके बाद हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन को मार दिया जाता है। फिर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, बंगाल जाता है, बंगाल पे अपनी बहन को मुक्त करा के लाता है। इसके बाद सीधा अपनी राजधानी बहन के साथ गद्दी पर बैठता है, कन्नौज की गद्दी पर। ठीक है, तो ऐसा भी देखा गया है कि भाई बहन भी शासन चला रहे हैं साथ में बैठ के। ठीक है, तो कन्नौज के मौखरी वंशीय शासक ईशान वर्मा ने हुड़ों को पराजित कर दिया। हर्ष ने थानेश्वर जगह कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। हर्ष द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलन किए गए थे। 2 जगह हैं, कन्नौज और प्रयाग में आयोजन किया जाता था। करता क्या था, ये 5 साल में खूब संपत्ति अर्जित करता था और 5 साल बाद जाकर के सारा दान कर देता था। ठीक है, प्रयाग में एक सम्मेलन होता था। इसी समय हुएनसांग भी आया था, एक विदेशी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में ही था, जिसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है CU की। ठीक है, फायान आया था गुप्त काल में,
चंद्रगुप्त के टाइम समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। उसकी बुक है फोक्यूकी। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज भेजा था, ठीक है। तो ऐसे लगातार कुछ कुछ लोग भारत आते रहे, टहलते घूमते गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्धन वंश के समय में, वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियां, देखो जैसे ही हर्षवर्धन का शासन भारत से खत्म होता है, पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, जिसको बोलते हैं राजपूत काल। पूरा भारत छोटे छोटे, पता कारण यही है, जो आई हैं शक, हूण, कुषाण, जो छोटी छोटी जनजातियां आई हैं, इन लोगों ने भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित करे, सब महत्वाकांक्षी थे। जैसे ही देखा भारत में अराजकता फैल गई, वैसे ही इन सभी ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। और यहाँ पे कहीं पर परमार हैं, कहीं पर चंदेल हैं, कहीं पर चौहान हैं, कहीं पर तोमर हैं, कहीं पर प्रतिहार हैं, कहीं पर पाल हैं, कहीं पर सेन हैं, ठीक है, कहीं पर कलचुरी हैं, कहीं पर छोटे छोटे शासकों के रूप में ये सत्ता पर आकर के यहाँ पर स्थापित हो गए। कब? राजपूत काल में। राजपूत काल कब शुरू होता है? गुप्त काल के बाद। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के बाद का टाइम पीरियड राजपूत काल का है। तो अब कन्नौज चूंकि महत्वपूर्ण सत्ता का केंद्र है, इसको लेके लड़ाई होगी, लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। साउथ इंडिया से भी लोग आएंगे लड़ने, राष्ट्रकूट शासक दक्षिण भारत से आ गए कन्नौज के लिए कि हमें भी चाहिए कन्नौज, हमें भी इस पर आधिपत्य करना है, हमें उत्तर भारत पे कब्जा करना है, उसके लिए कन्नौज हमें जीतना होगा। तो 3 बड़ी शक्तियां थे उस समय, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट शासक। इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ऐसे बोलते त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है। लेकिन अंततोगत्वा जीत हुई इसमें प्रतिहार शासकों की, ठीक है। ये लड़ाई खत्म हुई, अंतिम विजय हुई इसमें कन्नौज पर, गुर्जर प्रतिहार शासकों की अंतिम विजय हुई। 1018 एडी में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, प्रतिहारों को पराजित करके यहाँ से खत्म कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिहारों का क्षेत्र रहा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र। प्रतिहारों के बाद जब 1018 एडी में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को खत्म किया, तो 2 बड़ी नई शक्तियां और उभर गईं। पहली है चंदेल और दूसरा है गहड़वाल वंश। चंदेल वंश नाम सुना होगा, आला उदल, ठीक है। आला उदल दोनों सेना नायकों का नाम है, राजाओं का नाम नहीं है। राजाओं के नाम क्या थे? परमार्दिदेव, धंग, ठीक है, विद्याधर, ये बड़े बड़े शासक थे उस दौरान, ठीक है। परमार्दिदेव की सेना में ही 2 शासक थे, आला और उदल। पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा से जब लड़ाई हुई तो आला और उदल में से उदल को मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। आला कहते हैं अभी भी अमर है, मैहर में रहता है, ठीक है। रात में यदि आप लोग देखें, सुबह सुबह जाएं तो डेली फूल चढ़ा के जाता है, हमें नहीं पता, वहाँ रात में कोई रुकता नहीं, ठीक है। कई बार लोगों ने रुकने की कोशिश की, कहते हैं आला उनको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे आला उदल की कहानी, चंदेल वंश के शासक, यहाँ पर प्रमुख केंद्र इनका खजुराहो था। खजुराहो एमपी वाला क्षेत्र है, लेकिन महोबा को भी इन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था। महोबा से ही थोड़ी ही दूर पे आपका खजुराहो है, ठीक है। तो प्रतिहारों के बाद उत्तर भारत में 2 नए राजवंशों का उदय हुआ। पहला महोबा के चंदेल, जिनमें प्रमुख खजुराहो के टेम्पल्स है, का सांस्कृतिक क्षेत्र खजुराहो था इनका। दूसरा कन्नौज और बनारस वाले क्षेत्र में गहड़वाल वंश था। 1194 में आपको पता ही होगा, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। और प्रेम संबंध थे तो दोनों ने, जो कि जयचंद्र खिलाफ था, ठीक है, अमरीश पुरी का रोल अदा कर रहा था, और उसके कारण से हुआ क्या, जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान ने उठा लिया। देखो उस समय फिल्में नहीं थी, लेकिन फिल्मों जैसे दिखाई देता है पूरा सीन। उन्होंने उठा लिया, उठाने के कारण दोनों में और गहरी शत्रुता हो गई। मोहम्मद गौरी भारत आया, जयचंद ने सहयोग किया कि मार दो पृथ्वीराज चौहान को, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन उसको पता नहीं था जयचंद्र को कि अगला नंबर मेरा ही होगा। 1194 में एक युद्ध और हुआ, चंदावर का युद्ध, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी निपटा दिया। गहड़वाल वंश भारत से खत्म, उत्तर प्रदेश से खत्म। भारत क्या, उत्तर प्रदेश से खत्म, और उत्तर प्रदेश में तुर्क सत्ता का स्थापित हो जाता है। यहाँ से मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में पहला, जब मोहम्मद गौरी ख़त्म हुआ, लड़के बच्चे थे नहीं, गुलाम बहुत सारे थे उसके। एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उत्तर प्रदेश उसी के कब्जे में आ गया, ठीक है। तो तुर्क सत्ता प्रारंभ हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें से गहड़वाल वंश खत्म। अब इसके बाद तुर्क सत्ता में उत्तर प्रदेश में गुलाम वंश का शासक था, खिलजियों का भी परचम यहाँ बुलंद था, ठीक है। तुगलक वंश के शासक यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे।
और दिल्ली की सीमा जो बढ़ाते गए और उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इन्हीं सुल्तानों के अंग में रहा। इसके बाद 1394 एडी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर वाला क्षेत्र, कहाँ है जौनपुर, यहाँ पे एक सार्की वंश का उदय हुआ। ठीक है, पर्सन का नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर के नेतृत्व में सार्की वंश का उदय हुआ। इसको पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है मलिक सरवर को। इसको उपाधि दी थी सल्तनत कालीन शासकों द्वारा। ठीक है, बाद में सार्की वंश भी खत्म ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी 1506 में आगरा शहर की इसने स्थापना की थी और मुगल काल की प्रारंभिक राजधानी आगरा ही थी। बाद में जो है आगे चल के 1572 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को डेवलप किया जाता है। क्यों? वहाँ पर जहांगीर का जन्म हुआ था। क्यों? वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती वहीं से थे। ठीक है, आज भी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वहीं पर है फतेहपुर सीकरी पे, तो उसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुगल काल भी पूरा उत्तर प्रदेश मुगल काल के अधीन ही है। मुगल काल पूरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर के 9 रत्नों में से 2 प्रसिद्ध मंत्री, टोडरमल सीतापुर से था। टोडरमल इकोनॉमिस्ट था उस समय का। उसी ने ही दहसाला पद्धति, एक नई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था का जन्म इसी ने दिया था। ठीक है, तो दहसाला पद्धति। तो यहाँ पर अकबर के 2 नवरत्न में से प्रसिद्ध टोडरमल सीतापुर से था और बीरबल कालपी से था। बीरबल का नाम तो सब जानते हैं। ठीक है, यूपी के थे। मुगल काल के पतन के दौरान 1757 तक वर्तमान यूपी में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। 5 स्वतंत्र राज्य कौन है? मेरठ, बरेली का उत्तर में नाजिब खान, पठान सरकार इन्होंने स्थापित कर लिया। जैसे मुगल काल खत्म हुआ वैसे ही मौके की तलाश में थे कि हम भी अब शासक बनेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 राज्य स्थापित हो गए मुगल काल के खत्म होते ही। मेरठ वाले क्षेत्र में, मेरठ और बरेली वाले क्षेत्र में नाजिब खान पठान द्वारा एक सरकार स्थापित की गई। मेरठ तथा दोआबी क्षेत्र में रूहेलखंड वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर रूहेलखंड क्षेत्र विकसित हुआ। रूहेलों ने यहाँ पे शासन किया। फर्रुखाबाद के नवाब के अंतर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र आता था और अवध और पूर्वी जिलों के अंतर्गत अवध का नवाब शासन करता था। तो यहाँ पे अवध का नवाब सादत खां, भी चर्चा करेंगे उसकी। बुंदेलखंड में मराठों का शासन हो गया। नाम आपने देखा हो ना, बाजीराव मस्तानी, छत्रसाल बुंदेला, उसकी मदद करने बाजीराव गया था, है ना। बाजीराव बल्लाल देव, बाजीराव पेशवा थे। तो यहाँ पे मराठों ने सत्ता स्थापित कर रखी थी अपनी। ठीक है, ये सब हुआ मुगल काल के पतन के बाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुरहानुल मुल्क 1722 में एक पर्सन है, 1722 में अवध का सूबेदार था शहादत खान बुरहानुल मुल्क। उसने एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर ली। लेकिन आने वाले समय में ब्रिटिशर्स भारत आ चुके थे, उनकी एंट्री हो चुकी थी। 1856 में एक पर्सन आ गया था जिसका नाम था, पहले ही आ गया था 1848 में, लॉर्ड डलहौजी। उसने कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया। उस समय थे वाजिद अली शाह, अपनी गद्दी पर बैठे थे, है ना। और जब सेना पहुंची तो सब सैनिक गायब, लेकिन वाजिद अली शाह बैठे हैं। क्यों? है ना, नवाब है, इसलिए, नवाबी के कारण। तो यहाँ पर जो है ये 1856 में अवध का क्षेत्र जो शहादत खान बुरहानुल मुल्क द्वारा स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में पूरा मिला लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप और बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति हो गई। बहुत सारे क्रांति थे, है ना। उस समय कारतूसों वाला एक मुद्दा बहुत गर्मियों में था। मंगल पांडे जोर शोर से लगे हुए थे कि कारतूस कम से कम ये नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण थे ही, और भी बहुत सारे मुद्दे थे। छोटे छोटे क्षेत्रों को व्यपगत कर लिया इन्होंने, और भी सहायक संधि प्रणाली के तहत तो भरे भराए बैठे हुए थे। तो 1857 क्रांति की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश मेरठ से होती है। ठीक है, ये गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने 90 में से 85 सैनिकों को वर्दी उतार करके उनको जेल में डाल दिया। 10 मई को अगले ही दिन विद्रोह हो गया और अगले दिन विद्रोह में अपने साथियों को कैद खाना से छुड़वाया गया। सैनिकों द्वारा खुला विद्रोह किया गया। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया पूरी सेना। यह आपको बड़ा, हिंडन नदी जो आपकी पड़ती है ना, बड़ी ऐतिहासिक नदी है। कहते हैं इस नदी के कारण से अंग्रेज सैनिकों तक पहुंच नहीं पाए थे, है ना। ये नदी का बहुत बड़ा रोल है 1857 की क्रांति में। इसने ही उनको बचाया था और दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो 11 मई दिल्ली में कब्जा। 12 मई को बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जब सम्राट घोषित हुआ तो जलसा नामक एक समिति थी, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था जलसा, जिसमें 4 नागरिक थे, यानी 4 सिविलियन थे और 6 सैनिक थे। इन लोग 10 लोगों की एक समिति बनी। इस समिति के द्वारा पूरा प्रशासन करना शुरू किया गया 1857 की क्रांति में। तो जलसा नामक समिति ने अपना शासन सत्ता संभाला। 5 जून को नाना साहब कानपुर के पेशवा घोषित किए गए।
लखनऊ की बेगम हजरत महल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लगातार अब ये पूरा आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश से मेरठ से लहर उठी, वो मेरठ से उठी लहर धीरे 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 पूरे देश पे फैलना शुरू हो गई। ठीक है, अब कैसे, कहाँ तक कैसे फैली, मेरठ वाले क्षेत्र में अब यहाँ पे कौन कौन है सबका नाम देखते हैं। सबसे पहले आपकी हैं बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ वाले क्षेत्र में थी। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाले क्षेत्र में थी। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह थे। कालपी में तात्या टोपे थे। मथुरा में देवी सिंह थे और मेरठ में कदम सिंह थे। मथुरा ना पता होगा, देवी सिंह, मथुरा वाले क्षेत्र में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, कालपी में तात्या टोपे। तात्या टोपे 3 क्षेत्रों में थे, कानपुर वाले क्षेत्र में, बिठूर में नाना साहब के बाद, फिर कालपी वाले क्षेत्र में और तीसरा झांसी वाले क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में सक्रिय रहे। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1867 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की नींव रखी गई। ठीक है, और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हुए दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, एक मदरसा बनाया गया। मोहम्मद कासिम नौनौतवी, ये क्वेश्चन आता है कब देवबंद आंदोलन चल हुआ, 1867 में, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद कासिम नौनौतवी तथा रशीद अहमद गंगाही द्वारा देवबंद यूपी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट 1885 से लेके 1887 तक कांग्रेस, अब देखो एक संस्था बन रही है कांग्रेस एक मंच प्रदान करेगी राष्ट्रीय आंदोलन का। धीरे धीरे अब राजा राम मोहन राय, ये सब चीज़ें बंगाल वाला, हम यूपी पढ़ रहे हैं। मैं भारत का आपको जो वो क्षेत्र है जिस टाइम राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साहित्यकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, उनकी पुस्तक प्रदीप, ठीक है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने बहुत काम किया यहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के, अपने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। लेकिन इसी दौरान 1800 कांग्रेस नामक संस्था का उदय हुआ। किसने किया सब जानते हैं, ह्यूम ने किया, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे, है ना। तो उत्तर प्रदेश में 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। टोटल 1885 में जब कांग्रेस बनी और उत्तर प्रदेश की आज़ादी तक कितने अधिवेशन हुए हैं, 9 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन से अधिवेशन हैं, 1888, 1892, 1910 में इलाहाबाद में हुए हैं, 1899, 1916 और 1936 में ये हुए हैं आपके लखनऊ में। 1925 में प्रसिद्ध आपको सरोजिनी नायडू थी इसमें, है ना, कानपुर में हुआ है, और 1905 में वाराणसी, 1946 में मेरठ में। ठीक है, तो ये कुल 9 हुए हैं। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था, उसके ऊपर सेब्रे की संधि लादी जा चुकी थी, और उस समय पूरे विश्व में मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा जिसे कहते थे, उसकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया। जब ये शक्तियाँ ख़त्म की जा रही थीं तब पूरे विश्व में एक आंदोलन उठाया खिलाफत को फिर से मजबूत करने के लिए, इसका नाम है खिलाफत आंदोलन। भारत में इस आंदोलन की अध्यक्षता, इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, तो 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन बाद में तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया, और जब खिलाफत को ख़त्म किया उसके बाद खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, जब कभी विश्व इतिहास पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कहाँ थी, इलाहाबाद में की थी। इसी समय अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन भी छेड़ दिया गया। ठीक है, और महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक साथ बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन को लग गई नज़र। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई गोरखपुर में। ठीक है, चौरा चौरी में एक भयानक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में 22 जवानों को जिंदा जला दिया। गांधी जी के नैतिक मूल्य, इथिक्स गांधी जी की डिस्टर्ब हो गई, है ना, और गांधी जी ने सीधा 22 फरवरी 1922 को इसे वापस कर लिया। ठीक है, बोला अहिंसा स्वीकार नहीं है, अभी तो ये छोटी है, कल और बड़ी हो सकती है। तो 22 फरवरी 1922 को इसे वापस कर लिया। 1923 में चितरंजन दास, नाम सुना होगा। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, 2 लोग बड़े गुस्सा हो गए, बोले ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे, आपने किससे पूछ के किया। गांधी जी ने कहा किसी से पूछ के ना चलाया था और ना किसी से पूछ के मैं बंद करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी। मोतीलाल नेहरू एक बड़ा नाम है। ठीक है, इन्होंने देश की आज़ादी में
बहुत सारा आर्थिक रूप से भी मदद की और शारीरिक और बोलते ना तन मन धन तीनों चीज़ों से मदद करने में बहुत पैसे वाली पार्टी भी थी इसीलिए। तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, इसके बाद आपका स्वराज पार्टी का काम था कि विधानसभा में चुनाव में सम्मिलित होना, अंदर जाके सरकार को काम करने से रोकना, ठीक है। विट्ठल भाई प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे पहले, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी ने कहाँ से चालू किया था, गुजरात के काठियावाड़ तट से, गुजरात गए, गुजरात के काठियावाड़ तट से गांधी जी पहुँचे और जाकर के वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों को 6 मार्च को उनकी यात्रा चालू हुई थी, 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को गए और 6 अप्रैल 1930 में पहुँच गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कहा कि हम नमक के कानून को तोड़ते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, है ना, हम नहीं मानेंगे आपके कानूनों को। तो उत्तर प्रदेश में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के सहयोग से और नेहरू जी ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन को छेड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा के दौरान नेहरू जी, शास्त्री जी और जयप्रकाश नारायण ने करबंदी आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सब जानते हैं हम क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जो भारत का आज़ादी का क्रांतिकारी शाखा है, उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र रहा है। 1924 में कानपुर में एक संस्था बनाई गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये संस्था बनाई गई। किसने बनाया था? सचिंद्र सन्याल ने बनाया था इसको, और इसका मुख्यालय आगरा में था, ठीक है। और ये गतिविधियाँ क्या करते थे, इनका मतलब था कि जो शांति से न माने, जो बातों से न माने, उसे किससे समझाना चाहिए? बम और धमाकों से। तो ये लोग, अब आप लोग की कोई बात बातों से न माने तो बम और धमाके, अब नहीं, उस समय ज़रूरत थी। राम प्रसाद बिस्मिल, ये बड़े बड़े नाम हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये बड़े बड़े नाम हैं जो इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और आपने सुना होगा 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन में सरकारी खजाने को कूटने की घटना हुई। काकोरी षड्यंत्र बोलते हैं इसको। फांसी की सज़ा सुनाई गई, पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद तो निकल लिए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इन 3 लोगों को पकड़ा गया और 3 लोगों को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, गुप्ता जी का एक महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। चंद्रभान गुप्त ने मुकदमा लड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने लड़ा था? चंद्रभान गुप्त ने। और इसके बाद जो है फांसी इनकी हुई थी अलग अलग जगह। कहाँ कहाँ पे किसको फांसी हुई देख लेते हैं एक बार। फांसी हुई थी आपको, इनको कहाँ गए, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इसके बाद जो है इनको दूसरे थे आपके रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों को फैज़ाबाद, यहाँ पे फर्रुखाबाद के आसपास, फैज़ाबाद में शायद इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के 2 लोग, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, इन दोनों ने सहयोग किया 8 अप्रैल 1929 को। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोनों को बोला टेंशन ना लो, हम हैं, है ना। और इन्होंने केंद्रीय बम में जो बम विधानमंडल में जो बम फेंका था, इन्हीं दोनों के सहयोग से किया था। और ये जो बम बनाए गए थे सहारनपुर में बनाए गए थे। क्यों? क्रांतिकारियों ने सहारनपुर में बम फैक्ट्री खोल रखी थी, ठीक है। तो सहारनपुर से बम आए थे। पीसीएस में ये भी पूछा गया था कि ये बम कहाँ से लाया गया था, तो सहारनपुर से। इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछते हैं। 23 फरवरी 1931 को आज़ाद का नाम सुना ही होगा, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए पकड़े गए और इसके बाद जो है ये वहीं पर शहीद हो गए, ठीक। नेक्स्ट, किसान, ये तो क्रांतिकारी थे, उत्तर प्रदेश किसानों से भी कब भरा पड़ा है। तो बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। क्यों करना पड़ा किसानों को? क्यों? लगातार लगान बढ़ती जा रही थी, लगान की ऊंची दर, फसलें क्या उगाना है उस पर हमारा खुद का अधिकार नहीं होता था, नगदी उसाने की खाद्यान्न हुआ, लगातार सूखे पड़ रहे थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के किसानों ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया और इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी जुड़ी हुई है कि अब हमें स्वतंत्र भी करना है। तो दोनों बातें यहाँ पर हैं। एक पर्सन थे मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था।
ठीक है। दो आंदोलन किसानों के महत्वपूर्ण है। पहला है किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन में केवल किसान है, लेकिन मदारी पासी ने जो आंदोलन चलाया इसमें छोटे मोटे जमींदार भी सम्मिलित हो गए, बोले यही मौका है ना, और जमींदारों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट है जमींदारी और ताल्लुकदारों ने सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया। तो एक और आंदोलन चला, नाई धोबी बंद। इसको चलाया गया जमींदार, ताल्लुकदारों और ये इन्होंने क्या किया, जो भाई अंग्रेज़ लोग हैं, अंग्रेज़ लोग को आप जानते ही हैं, कपड़े खुद थोड़ा ना धुलेंगे, ठीक है, बाल खुद थोड़ा ना बना ले। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये था कि समाज का एक तबका, जिसको तबके को सबसे ज़्यादा शोषित कर रहे हैं, काम करने से मना कर दे, ठीक है। और नाई धोबी बंद एक आंदोलन चलाया गया जो हमारे बड़े लोग थे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर एन जी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 228 में से 138 सीटें मिली। पूर्ण बहुमत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, इनमें देखो 1937 में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत चुनाव कराए गए। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, 228 में से 134 सीटें पाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को बलिया में आंदोलनकारियों ने क्या किया, जेल को तोड़ दिया और कैदियों को छुड़वा लिया। यहीं पर एक पर्सन थे जिनका नाम था चित्तू सिंह, ठीक है, चित्तू पांडे ने एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया, ठीक है। और अस्थायी, ये क्वेश्चन पूछता है, बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किसने किया, चित्तू पांडे ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर भारत आज़ाद हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, है ना। तो भारत की आज़ादी तक की ये कहानी है, लेकिन आज़ादी के बाद हम ऐसे ही नहीं माने। हमने कहा सारे प्रधानमंत्रियों में से आधा हमारा होगा, तो 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने पिछले बिहार वाले में आपको मैंने कहा कि मोदी भी उत्तर प्रदेश से, क्या बुराई है, बनारस से जीते हैं भाई, वो बिहार गुजरात की सीट से नहीं जीते हुए हैं, उत्तर प्रदेश की ही संसदीय क्षेत्र से जीत कर आज प्रधानमंत्री सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो वो मोदी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री है। ये नहीं दिमाग में रखना कि गुजरात, हम क्यों गुजराती बोले, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8, इस प्रदेश के 8 कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी है, चौधरी चरण सिंह हैं, राजीव गांधी हैं, बीपी सिंह है, चंद्रशेखर है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और अब नरेंद्र मोदी को भी संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, जन्मस्थल के हिसाब से गुजरात ही जाए, ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका एक बार से ऐतिहासिक स्थल। ये मैंने आपको अभी इतिहास बताया, बस और सिर्फ इतिहास, अभी बहुत बाकी है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बाकी हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बाकी हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति बाकी है, उत्तर प्रदेश का और क्या क्या बाकी है, सामाजिक स्तर, जनजातियाँ कहाँ पर हैं, अभी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सेक्शन बाकी है। तो सिर्फ कहानी थी, शुरुआत थी उत्तर प्रदेश की, यानी यूपी बहुत बड़ा है वास्तव में, है ना। बिहार से तो बड़ा ही लगा ना, है कि नहीं है। तो अभी इसका दूसरा भी अभी सिनेरियो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक, अभी कर लेते हैं।